बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फिकार। और आप सभी को हमारी जानिब से और लाइफ की पूरी टीम की जानिब से ईद सईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये ईद जिस तरीके से एक रमज़ान की हलीमा खुशी होती है और एक रोज़ा अफ्तार करने की खुशी होती है और फिर अल्लाह ने खुद फरमाया कि रोज़ेदार के लिए एक तो रोज़ा अफ्तार करने की खुशी और उसके साथ साथ फिर ईद उल फित्र की खुशी। और आज ये खुशी का दिन है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्यारों के हमरा होंगे अपने घर में और ईद की खुशियाँ शुरू हो गई होंगी। घर में आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा, मेहमान आ रहे होंगे, पकवान बन रहे होंगे और वो कहते हैं ना कि जितने रिश्ते नाते जरा मांद भी पड़े होते हैं वो दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं। बिल्कुल नजम, हमारी तरफ से पूरी और लाइफ की टीम की तरफ से जितनी भी हमारी फैमिली है जो हमें पाकिस्तान में देख रही है हमारी ट्रांसमिशन और बाहर के ममालिक में भी जो लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से ईद की, छोटी सी ईद की बड़ी सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि फैमिली एक एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है ना? जिस तरीके से हमारी स्ट्रेंथ हमारे व्यूवर्स हैं, इसी तरीके से हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर ईद को सेलिब्रेट करे। इसीलिए नजम आज हम यहाँ पे सुबह सुबह आए हैं और कल भी आप लोगों ने देखा था हम लोग चाह रहे थे कि हम ये जो ईद की खुशियाँ हैं वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारी फैमिली वो आप लोग हैं। बिल्कुल। और आज हम ये भी बताएंगे कि जब हम लोगों ने जिक्र किया कि हमारी फैमिली आप लोग हैं और हमारी ये फैमिली है और लाइफ की, इसमें आप लोगों ने देखा कि रमज़ान ट्रांसमिशन जिस तरीके से चल रही थी, सहरी और इफ्तार की ट्रांसमिशन, उसमें किसी एक शख्स का किरदार नहीं था। हम लोग को यहाँ पर फेस आपको नज़र आ रहे होते हैं, हमारे उलमा हजरात बैठे हुए थे, किचन के सेगमेंट्स थे, न्यूट्रिशन थी, बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं, ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्ते। ये सब किसी एक शख्स की या 2-3 लोगों की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे पूरी एक टीम थी, जो टीम अभी भी हमारी नज़रों के सामने मौजूद है। तो ये टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है और अपनी फैमिली का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जब टीम वर्क की हम लोग बात करते हैं ना, तो हलीमा हमारे एक और सुबह हो, ठीक है, जिसमें हम लोग मुलाकात करवाते हैं या मेहमान जिस तरीके से आते हैं एक और मेहमान के हमारे शो में। बिल्कुल जी। और दिल में नाम की मोहब्बत की स्टोरी शुरू हुई थी एक नफरत से और फिर वो मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो गई। या फिर अगर हम ओझल की अनदेखी सी कहानियाँ सुने, जब वो कहानियाँ हमने भी सुनी तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब जब वो हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वाह क्या बात है उनका। और स्ट्रीट जैम को कैसे भूल सकते हैं, उसकी सुरीली धुनों से जो एक माहौल और एक समा जो है वो क्रिएट होता है। फिर ऑर्डर डिसऑर्डर हमारा शो, उसके एक अजीबो गरीब लेकिन बड़ी लुत्फानंदोज किस्म की अदालत होती है। जब आप पानी पूरी को भूल रहे हैं जिसमें खट्टी मीठी ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, हमने भी एक दफा पी थी, तौबा, उन ड्रिंक्स के बारे में ना पूछें। यस। और स्टार्टअप पाकिस्तान जहां पर यूथ को आइडियाज मिलते हैं, इसके अलावा सनत व तजारत के किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को फरोग मिल रहा है, कारोबार किस तरीके से बढ़े। और औरत होते हुए मैं चाय और गपशप को कैसे भूल सकती हूँ, जहाँ पे होती है सिर्फ औरतों के बारे में बात, वो क्या सोचती हैं, क्या पहनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, सब के बारे में हम बातें करते हैं। तो जिस तरीके से हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन मल्टी डायमेंशनल थी, इसी तरीके से हमारी ईद की ट्रांसमिशन भी बहुत मल्टी डायमेंशनल होगी। मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी सी शख्सियात मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे साथ सेट पर मौजूद है, पर्सनली मुझे बहुत इश्तियाक इनसे मुलाकात का, और सिर्फ मुलाकात का नहीं बल्कि मैं इनसे कुछ सीखना चाहता था और सीखना चाहता हूँ। और आज यकीनी तौर पर आप और मैं मिलकर ईद की खुशियाँ भी बांटेंगे, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरेशन से लोग इनसे सीखते हुए आ रहे हैं। और लेकिन किसी एक आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने इनसे क्या सीखना है, क्योंकि ये इतना कुछ करते हैं और इतना कुछ करना जानते हैं कि मेरे ख्याल से अगर हम सीखना शुरू कर दें तो हमारी भी काफी उम्र हो जाएगी। वो कहते हैं ना इनसे कि सीखते अच्छे लोगों की और उस्तादों की सोहबत जो है, ठीक है, वो फिर जो भी सिखा दे वो अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें एक्टिंग की, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, अगर हम लोग बात करें स्क्रिप्ट राइटिंग की, और फिर पेंटिंग की बात करें, एक पूरा आर्टिस्ट का अगर हम लोग वो कहते हैं ना कि नक्शा डिजाइन करें, ठीक है, और वो अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि मीम्स बनी होती हैं कि इफ दिस थिंग हैड अ फेस और ये वो फलान ढमकान। अगर आर्टिस्ट हैड अ फेस, यस, तो हमारे साथ आज हम जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने लगे हैं, बेशुमार इंटरव्यूज़ और आप लोग टीवी पर देखते रहे होंगे, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ईद पर खुसूसी तौर पर हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम जमाल शाह साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह साहब बहुत शुक्रिया और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप सबको मुबारक हो ईद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा जी, इसके साथ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी आप लोग का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों ने उनको हमारे सेगमेंट में भी देखा होगा, उनको खुद तो प्यारा लगने का शौक़ है ही, बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोगों को भी प्यारा बना देती हैं वो। हमारे साथ मौजूद है अम्बरीन। थैंक यू सो मच अम्बरीन, वक्त निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच हलीमा, बुलाने के लिए आपका आपको ईद बहुत- मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद बहुत मुबारक। खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और जो दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ अगर हलीमा आपकी इजाज़त हो मैं ही करवा लेता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि पूरा रमज़ान में इनका तारुफ मैं ही करवाता नहीं, रहा लेकिन हूँ फिर तो और- मुझे उनका तारुफ कराना बिल्कुल, चाहिए, चलें, क्योंकि आप मैं करें। सहरी में मौजूद थी, वहाँ पे लोग फिटनेस वगैरह इतना देखना नहीं चाह रहे थे, तो हमने वो सेगमेंट नहीं रखा। लेकिन ये जो फिटनेस का इन लोगों का सेगमेंट था वो मैं ज़रूर देखती थी, क्योंकि आकाश जो है वो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, वो तो हमें सबको पता है। लेकिन मैं आपकी टिप्स को आकाश इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे। आपका थैंक यू। चले अब आप तारुफ करा लें। जी, शेहान आकाश हमारे साथ मौजूद हैं। शेहान, ईद मुबारक। ईद और उनके मुबारक। साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर कशफ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहिबा से आज भी कुछ गपशप होगी और बातें शातें पूछेंगे हम लोग। लेकिन nutrition आज के हम हवाले सिर्फ से। न्यूट्रिशन की बातें नहीं पूछेंगे, आज हम ईद का अच्छी समय- बातें हाँ, करेंगे। अच्छी बातें करेंगे। आज हम अच्छी टेबल बातें सजा हुआ है, करेंगे। ठीक है। तो आज हम कुछ खाने पीने की बातें करेंगे। वैसे तो पूरा रमज़ान हमें डॉक्टर साहिबा एहतियात एहतियात के कहती रही हैं। शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर, ईद का मौका, एक ईद के सुनते साथ ही ना रमज़ान जब शुरू होता है तो तब से एक ईद की खुशी होती है कि ईद आनी है, ईद आनी है। और फिर जैसे जैसे लम्हात गुजरते जाते हैं फिर एक चांद रात की अलग खुशी होती है। तो हम लोग ज़रा शुरू करते हैं चांद रात से। सर, कोई बताएं कि जब बचपन की ईद हर किसी को याद आती है। आप चांद रात से पहले जाए ना, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप जब- जहाँ से चाहें। अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं, जी जी, बचपन में ईद भी बड़ी ज़बरदस्त थी और रमज़ान भी। वाह, रमज़ान का महीना हमारे लिए एक जश्न की मानंद था। रमज़ान की बहुत बचपन से रमज़ान की जो एक ख़ास फ़ील है, कैफियत है, वो इस महीने के आते ही तारी हो जाती थी। मतलब वो रमज़ान के दिन भी मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे और पहला रोज़ा मैंने रखा था, तो रोज़ा गलती से कुछ पी लिया पानी, तो मैंने कहा मुझसे तो मेरा रोज़ा तो टूट गया। तो वालिदा ने कहा कि नहीं, अगर भूले से टूटा है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर हमने आदत बना ली भूले से तो नहीं। भूले से रोज़े तोड़ने की। लेकिन ये कि रोज़ों का एक अपना समा होता है और बेशक, बेशक। बहुत मज़ा आता है सहरी का, और उसके बाद तमाम दिन रोज़े में रहते हुए वो जो एक ख़ास पाकीज़गी का एहसास होता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो इररिप्लेसेबल है। मतलब आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते वो फील। और फिर जब अफ्तारी का वक्त और इंतज़ार, तड़प, और वो फिर वाह वाह, आज़ान का इंतज़ार, आज़ान का होना, और फिर आपने उम्दा उम्दा। रोज़ा बिल्कुल, खोलना। रोज़ा खोलना। चांद रात भी ज़ाहिर है जब हम बहुत छोटे थे तो उस वक्त हमारे क्वेटा में या क्वेटा के अतराफ़ में बड़े बड़े मेले हुआ करते थे, छोटी ईद के और बड़ी ईद के। और उन मेलों में ख़ास बात ये थी कि दूर दराज से लोग आते थे और अपने क्राफ्ट्स वगैरह भी साथ लाते थे। वाह, क्राफ्ट्स और अपना रक्स या मौसीकी, ये तमाम हमें मतलब मिलता वहाँ सुनने को और देखने को, और इस तरह से हम एजुकेट होते। अनफॉर्चुनेटली वो मेले अब रहे नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो पिछले कोई 45 सालों से बड़ी डिस्टर्ब रही है। और वो मेले ख़ास तौर सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी वो ये मेले थे। मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसमें लोग एक दूसरे के करीब आते थे और एक्सचेंज करते थे आइडियाज़ भी और अपना स्किल भी, कल्चर भी, सब कुछ। और उसका बड़ा अच्छा असर होता था। अब जब वो मेले नहीं रहे तो लोगों में एक दूरी सी पैदा होने लगी। और सही फरमाया। सच्ची बात यह है कि ईद की उस तरह की खुशी महसूस नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन ईद तो फिर ईद है, ज़ाहिर है। जब ईद का दिन आता है तो ईद अब भी बच्चों की होती है। बिल्कुल, बच्चों की ईद, आपने ये बहुत उम्दा बात की कि ईद ईद जो बच्चों होती की है वो होती है। बच्चों की होती है।
तो बचपन में आपके सबसे क्या एक मशगला होता था? मेलों में जाना तो आपने जिक्र किया, इसके अलावा ईद को कैसे सेलिब्रेट करते थे? और आज भी इलाकाई हम लोग अभी भी जब शहरों से मूव करते हैं गाँव की तरफ जाते हैं, एक फैमिली बड़ी हो जाती है तो ज़्यादा खुशी होती है। जी हाँ। पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें बेशुमार कल्चर्स और लैंग्वेजेस जो हैं वो एक साथ पल रही हैं। यानी डाइवर्सिटी या तनव्वु जो है पाकिस्तान जितनी शायद ही कुछ बहुत कम मुल्कों में होगी। तो ईद, छोटी ईद ख़ास तौर पे जब कोयटा में मनाई जाती थी तो हमारा एक त्यौहार आप कह लें या एक रस्म कह लें, अंडे वहाँ लड़ाए जाते हैं। वाह। अच्छा। अंडे खूबसूरत रंगों से रंग के उन पे नक्शो निगार करके वो बिल्कुल ईद के दिन सारे लोग अंडे लड़ाते हैं। वाह क्या बात है। और कुछ माहिर अंडे लड़ाने वाले ऐसे भी हुआ करते थे कि जो अंडे के अंदर रोज़ों के दौरान ही लाख भर देते थे, सुराख करके उसके अंदर लाख भर देते थे। और जो सिरा अंडे का होता था वो बड़ा सख्त होता था, और उस अंडे से तो फिर आप बेशुमार जीत जाए। अंडों की कतारें होती थी, 20-20, 50-50 अंडों की कतारें। एक अंडा आप लें, एक मैं, और लड़ाते जाते जो एंड तक जाता वो जीत जाता। तो अक्सर ऐसे भी होता था कि कोई 50, 60 या 100 के करीब अंडे हम घर लाते और फिर खा के बीमार हो जाते थे। क्या बात है रजब। बहुत शाह साहब ने बात की ईद के बारे में कि ये तो बच्चों की ईद होती है, तो बचपन से मुझे भी याद आ रहा है कि जब बचपन की ईद हुआ करती थी तो हम कितने एक्साइटेड होते थे चूड़ियाँ पहनने के लिए, स्टॉल्स पे जाने के लिए, सुबह सुबह कोई मीठा खाने के लिए। लेकिन एक चीज़ का मुझे बड़ा दुख तब भी होता था, और वो दुख आज तक है, कि जो ईदी होती थी ना, वो अम्मा ये कह के ले लेती थी कि मैं बाद में वापस कर दूंगी, और वो आज तक नहीं मिली वापस। और वो आज भी बच्चों के साथ होता है। और वो आज भी बच्चों के साथ नहीं, हो रहा है। वो सही सिर्फ कहा। ईद ही नहीं, इंतज़ार, कपड़े, जूते या टोपी वगैरह, ये बिल्कुल। तमाम चीज़ें तैयार होती थी और फिर आप जश्न मनाते थे ईद का। बेशक, सही बेशक। सही बात है। तो अम्बरीन, मुझे बताएं आप कैसे गुजारती हैं ईद, क्या करती हैं ईद पे, मीठा बनाती हैं या नहीं बनाती, कैसे सब होते हैं मामला? मेरा तो ये है कि जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तो सारी रात तो चांद रात हम लोगों की सैलून में गुजरती है। और ईद वाले दिन इतने थके हुए होते हैं कि बस समझ लो कि बस कोई ख़ास इंजॉयमेंट ईद वाले दिन नहीं होती। बट नेक्स्ट डे फिर हम विज़िट करती हूँ मैं अपनी बहन वगैरह को, और भाई उधर जाते हैं, तो बच्चों के साथ कहीं निकल जाते हैं आउटिंग वगैरह पे। वैसे लेकिन आजकल को हालात नहीं है, इतना रश होता है ईद के डेज़ में, तो अब प्रेफर हम यही करते हैं कि फैमिलीज़ को विज़िट कर लें, अपनी जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उनको। आपको बचपन के क्या वाक़या कोई याद आता है ईद का? रमज़ान का मुझे ये याद है कि हमारे टाइम पे जब बहुत छोटी थी मैं, तो बहुत गर्मियों के शदीद गर्मियों के रोज़े थे। जैसे सर ने बोला कि वो पानी वाला सीन, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता कि मुझे तो ये था, मुझे फूड पॉइजनिंग, वो डिहाइड्रेशन हो जाती थी ना, और मुझसे फिर रखे ही नहीं जाते थे रोज़े। कुछ एज भी कम होती थी वो उन दिनों, और इतनी शदीद गर्मी पड़ती थी। अभी तक वो वापस उस टाइम पे आए नहीं है, अभी तक उस आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था छोटी, क्योंकि हम लोग खेलते भी थे। आजकल के तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिल गई है ना, अंदर ही बैठे रहते हैं। हाँ, तो हमने स्कूल भी जाना, हमने खेलना भी, हमने बाहर भी जाना है, इवन रोज़ा रख के भी। तो उस हालत में फिर आपको पता है नहीं सर्वाइव करना मुश्किल लगता। थोड़ा थोड़ा पी लेती थी। नहीं, वो एक दफ़ा चला गया मेरे साथ भी ऐसे ही अंदर पानी, उसके बाद मैंने कहा यार ये तो अच्छा काम। अच्छा, भूल के पियो। तो मुझे ये बताएं अम्बरीन कि आपके तो पूरा रमज़ान एक बिजी गुजरता होगा स्केड्यूल, ज़्यादातर लास्ट डेज हमारे, लास्ट डेज। हाँ। तो उन दिनों की क्या कहानी होती है, कैसे रश डला होता है, लोग आ रहे होते हैं तैयार हाँ, होने के लिए? बस वो और actually- क्योंकि मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि मैम ब्यूटिशियन तो हैं लेकिन साथ साथ अपना सैलून भी रन कर रही हैं, तो इसलिए ज़रा कुछ उसके बारे में बताएं कि वो क्या हगड़ बगड़ जो है वो लगी होती है उस वक्त। एक्चुअली होता ये है ना कि रमज़ान के शुरू में हमारी तो कोशिश होती है कि क्लाइंट्स कुछ करा लें, बट हर एक को ये होता है कि एंड पे तैयार होना, अब ताकि वो फ्रेश लुक फ्रेश ले, फेशियल है या कोई भी सर्विस है, हेयर कटिंग है, हाँ, हम जो मर्जी डील्स लगाएं, जितने मर्जी डिस्काउंट्स दें, उन्होंने जो मर्जी कर लो ना। मैं हम लोग कई दफ़ा ये भी कर देते हैं कि यार डील ये लास्ट डेट है, बट नहीं जी, आना हमने आखिर में। ऑब्वियसली हर एक को ये होता, शुरू के रोज़ों में आपको पता है हर एक को
वो होता है कि घर में इत्माम करें, बिल्कुल, अफ्तारियाँ अफ्तारियाँ करें, रिलेटिव्स को बुलाएं, फिर बीच में आपको पता है ताकरातें आ जाती हैं, अक्सर लोग इबादत में भी बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। तो फिर जो स्पेशली इत्तिकाफ भी काफ़ी ख़वातीन भी इत्तिकाफ वो भी में होता है। चल तो जाती हैं, चांद बिल्कुल। रात तो चलें एक एक्सेप्शनल केस है ना, उस पर तो आना ही आना है सबने, बट ये कि लास्ट 5, 6, 7 डेज जो होते हैं ना, उसमें भी फिर जाहिर बात है डाइज और ये काम शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारा बस उधर ही बिजी गुजरता है। शुरू में हम थोड़े ज़रा रिलैक्स होते हैं। इजी भी बोर हो रहे होते हैं ना, रमज़ान का तो अपना एक है ही, हाँ, लेकिन बिल्कुल, सैलून थोड़े डल हुए होते डल हैं हुए। शुरू सही के बात days है, हर बिजनेस से तकरीबन हर कोई सुकून दुनियावी मामलात से जरा हाँ। थोड़ी सी साइड पे हो शुरू में नए नए मुसलमान हो जाते हैं ना, जैसे रोज़ा स्टार्ट होते हैं, सारे नमाजें तरावियाँ सारा कुछ पढ़ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन में आना शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो जी चलते हैं अपने न्यूट्रिशन भाईजान वालों के पास। जी बिल्कुल। तो कशफ मुझे बताएं क्या करती हैं, क्योंकि ईद पे तो लड़कियां ज़्यादातर होती हैं ना, इन्वॉल्व होती हैं कि कपड़े लेने हैं, चूड़ियाँ लेनी है, ज्वेलरी लेनी है। लड़कों के बेचारों के तो आखिरी दिन भी शलवार कमीज आ ही जाते हैं और दर्जियों के चक्कर लग रहे होते हैं। तो आप बताएं आप क्या करती हैं? इस दफ़ा तो यहाँ पे भी काफ़ी मसरूफ रही हैं आप। हाँ जी, दर्जियों के चक्कर तो वही बात है, लास्ट डे तक लगे ही रहते हैं। पर ये है कि मतलब इस दफ़ा यहाँ पर आके, जैसे इस दफ़ा मैं ईद पर आप लोग के साथ हूँ तो मेहंदी भी डाली, थोड़ा ड्रेसिंग भी अच्छी हो गई। लेकिन यह है कि जब से मैं न्यूट्रिशनिस्ट वाली तरफ आई हूँ, इसकी स्टडी के दरमियान भी, तो मैं ये मेहंदी और चूड़ियाँ इन चीज़ों से बड़ी दूर हो गई थी। तो इस दफ़ा वाकई मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि फ़ाइनली और लाइफ पे आके मैंने इस दफ़ा मेहंदी भी लगा ली, मैंने अच्छा से मैं तैयार भी हो गई। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता था कि रमज़ान में हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं होती थी, तो वो ये होता था कि लास्ट टाइम रमज़ान में मेरी यूनिवर्सिटी थी, लास्ट सेमेस्टर था, ईद से 2 दिन पहले मेरे मिड्स ख़त्म हुए थे और मुझे नहीं पता था कि कैसे चल रहा है। तो इस दफ़ा मुझे कुछ एक्स्ट्रा खुशी हो रही है क्योंकि मैं इस दफ़ा बिल्कुल टेंशन फ्री होके मना रही हूँ। बचपन की मुझे एक अपनी आदत बड़ी याद है, मैं 6 बजे उठ के ना तैयार होके बैठ जाती होती थी ईद वाले दिन कपड़े पहन लिए, और मामा मुझे कह रही होती थी अभी मत पहनो, अभी मत कर पहनो, एक्साइटमेंट में नींद ही हाँ, नहीं आ रही होती नींद थी। नहीं आ रही होती थी। और मेरा ये होता कि बस उठ के ताई अम्मा के घर गए, चाची के घर गए, उनसे ईदियाँ लेके आई, फिर घर आया। रोज़ा तो बचपन में हम रखते नहीं थे, लेकिन यह कि बस ये होता था कि वो मीठा बना, वो खाया। चाट बनता होता है सबके घर में, हमारे मतलब KPK में तो बड़ा रिवाज है ईद वाले दिन जिस घर में चाट नहीं बनता, जहाँ से हम जाएं, और हम स्पेशली मैं लोगों के घरों में ना चाट खाने जाती होती थी और फिर मैं बताती होती थी इनका अच्छा था, इनका अच्छा नहीं था। तो बस इस तरह की बातें होती हैं। क्या बात है। सही बात है। शिहान, आप बताएं कोई ईद के वाक़यात, ईद कैसी गुजरती थी और अब कैसी गुजर रही है? नजम, बचपन की तो बड़ी अच्छी यादें होती हैं। जैसे शाह साहब ने बताया, मुझे वो याद आ गया अपना भी किस्सा कि जब पहली दफ़ा रोज़ा रखा तो ये यकीनन हर बच्चे का किस्सा है कि उसका पहला रोज़ा होता ही नहीं है, वो मतलब हो ही नहीं सकता कि उसने पानी ना पिया हो। तो मैंने वो मैंने भी भूल से पानी पिया था। लेकिन मेरी वालदा के साथ बड़ी अच्छी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ी अच्छी यादें हैं कि उन्होंने मुझे रोज़ों की तरफ किस तरह से लगाया कि मेरी जो मनपसंद चीज़ें होती थी, यानी मैं कोई शॉपिंग करना चाहता हूँ या मुझे कोई चीज़ पसंद है, तो मुझे कहती थी कि आप रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी जो है वो दुआ कबूल कर लेंगे। तो वो मैं करता था और वो जाके वो परचेज़ करके ले आती थी और उन्होंने रखा होता था घर के अंदर वो चीज़, चाहे वो खाने की हो या मुझे पसंद हो। और वो कहती थी आपने ये दुआ की थी कल, तो ये हो गया। तो उससे मेरी इन चीज़ों से बड़ी अटैचमेंट हो गई थी। फिर एक स्टेज ये भी आ गई थी कि मैं छोटा था तो मैं कहता था कि जी मैंने सारे रोज़े रखने हैं, तो फिर वो मना करती थी कि नहीं, जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो खैर ईद का दिन है, मैं तो ये समझता हूँ कि ईद वैसे उनकी होती है जिनके वालिदैन ज़िंदा होते हैं। तो अगर तो आपके वालिदैन नहीं है तो फिर आप वो खुशियाँ अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो अब वो जो हमारी वालदा की यादें हैं वो मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के साथ करने की। तो बाकी ये है कि रमज़ान तो मीडिया के साथ जब से अटैच हुए हैं बिज़ी गुजर जाता है, टाइम ही नहीं होता है, शॉपिंग का वही बात है, पता ही नहीं होता है। और ईद वाले दिन मेरी कोशिश नजम ये होती है, जब से मैंने होश संभाला तो मैं ये करता हूँ कि मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि जब ईद आती है तो आप देखते हैं कैसे सफाइयाँ हम शुरू करते हैं घर के अंदर, हम पेंट करवाना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर हम गौर करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसी तरह से जिस तरह से हम घर साफ़ करते हैं, अपने दिलों को भी साफ़ कर लीजिए, इसमें भी झाड़ू पोछा कर लीजिए ईद वाले दिन। और उन लोगों से, उन रिश्तेदारों से, उन दोस्तों से ज़रूर मिलिए जो आपसे नाराज़ हैं। तो ये मेरी एक्सरसाइज है, ये मेरी प्रैक्टिस है कि जिनसे मैं नाराज़ होता हूँ या वो मुझसे नाराज़ होते हैं तो मैं ईद वाले दिन पहल करता हूँ। वाह, बहुत क्या बात है। शाह साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ शाह साहब, ईद वाले दिन बहुत सारे मेहमान घर पे आते हैं और फैमिली के भी लोग आते हैं, तो आप किस किस से मिलते हैं या फिर ज़्यादातर लोगों से मिलना पसंद करते हैं? क्योंकि कुछ डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, कुछ कहते हैं कि ईद हमारी बहुत बिल्कुल फैमिली इवेंट है,
जिसमें हम सिर्फ फैमिली से मिलेंगे। और कुछ लोगों को होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे फैंस हैं, जिस तरह आज हमने आपको यहाँ से हिम्मत दी और आप आ गए अपने फैंस की वजह से, तो उस लिहाज से बताएं कि क्या करें। नहीं, मैं समझता हूँ कि मेहमान तो जब भी आए रहमत है और उन्हें मिलना चाहिए ये मौके पे ख़ास तौर पे। मेरा वक्त ज़्यादा दोस्तों के साथ ही गुजरता है, बाकी रस्मी मेहमान जो है उनसे मैं सिर्फ मिल मिला के फैमिली के हवाले कर देता हूँ और दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ और बस बच्चों को ईदी देना और जो कुछ बना होता है वो एंजॉय करते रहते हैं। तो खाने में क्या पसंद है? खाने में मेरी पसंद बड़ी सादा है। मैं सब्जियां ज़्यादा पसंद करता हूँ, या फिर अगर मीट है तो कबाब की शक्ल में। ये चीज़ें मुझे पसंद है, हल्का फुल्का खाना कोई। हल्का फुल्का खाना। और मीठे में मीठा तो हर किस्म का मीठा मैं खा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, चाहे वो खीर हो या सेवइयाँ हो या मिठाई हो, या मिठाई हो, केक या वगैरह हो। मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं बेकरी आता। आइटम्स से देसी जरा चीज़ें avoid ज़्यादा करें। पसंद है, जी, देसी जी। मीठे और देसी नहीं, खाना। उनका मुझे मज़ा नहीं आता है। अगर हाँ। मज़ा आता तो मैं ज़ाहिर खा रहा होता। बिल्कुल। आपने फैंस की बात की, फैन हम अगर हैं तो फैंस की वजह से। मैं तो उनको बिल्कुल। फैंस नहीं कहता हूँ, मैं उनको अपने करम फरमा कहता हूँ कि वो बड़े जनरस लोग होते हैं, बहुत सखी लोग होते हैं कि हम जैसे लोगों को वो मतलब लाइक करते हैं, सताइश देते हैं, इनकरेजमेंट देते हैं। तो फ़ैन अगर आते हैं तो मैं बिल्कुल दुरुस्त मैं दुरुस्त। बड़ा एहतराम करता हूँ उन्हें फैंस का। शाह साहब, क्या वजह है कि हमारे जो त्यौहार, आपने एक तो जिक्र किया हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन, लेकिन उसके अलावा भी आपको क्यों ये लगता है कि ये जो मांद पड़ते जा रहे हैं हमारे त्यौहार, इनमें वो खुशियाँ, वो रौनक पहले जैसी बरकरार नहीं रही? देखें, किसी भी रियासत या स्टेट या हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि जो आपके कल्चरल नॉर्म्स हैं या कल्चरल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन हैं उनको ज़िंदा रखें और अपनी आबादी को, अपने लोगों को, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में अवेयर रखें। इसलिए कि आर्ट या कल्चर एक ऐसी एंटिटी है कि जो फ़र्द को अपने गिरदो पेश के साथ एक बहुत इंटीमेट रिश्ते में जोड़ता है। और वो रिश्ता ऐसे होता है कि बैक वक्त वो क्रिएटिव भी होता है, क्रिटिकल भी होता है। यानी आपको वो इस काबिल बना देता है ये रिश्ता कि आप चीज़ों को परख सकें, एनालाइज कर सकें और सही और गलत की तमीज़ कर सकें। तो इस रिश्ते की वजह से या इस इंटीमेट इन्फॉर्मेशन की वजह से आप इस काबिल होते हैं कि आप इवॉल्व होते जाएं, बिल्कुल। आगाह होते जाएं। जब आप आगाह होते हैं तो आप ज़रा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दिलेर हो जाते हैं, कंजूसी छोड़ देते हैं, खौफ छोड़ देते हैं। जब आप दिलेर हों और आगाह हों तो फिर आप शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। सही। ये एक ऐसा सिलसिला है आगे जो आर्ट और बांटने कल्चर आपको जोड़ देता है अपने गिरदोपेश के साथ, आपको अवेयर करता है अपने गिरदोपेश के बारे में कि आपकी ज़मीन पे क्या कुछ गुजरा है। हम पाकिस्तान की जो ज़मीन है, बेशक। इसकी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो महरगढ़ है, 9,500 साल पुरानी। अंदाज़ा लगाएं 9,500 साल से अब तक का जो सफर इल्म है या ख़जाना है वो अगर हम अपने बच्चों तक न पहुंचाएं तो हम ज़्यादती कर रहे होंगे। इसलिए ये जो मेले ठेले हैं इनकी जो कमी या बिल्कुल नापैद हो जाना जो है वो बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। हमारे अंदर जो एक रवादारी थी, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जज्बा था, एक दूसरे का एहतराम था, सही, बिल्कुल। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट थी, वो ख़त्म हो गई है। मैं आपसे आगे पूछूंगा कि ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है कि आपको याद है पिछले दौर में मोहल्ला सिस्टम होता था और अब जब से सोसाइटीज़ बनी हैं तो किधर से हम लोग किधर चले गए हैं। ये मैं ज़रूर पूछूंगा। एक छोटा सा वक्फा हमें शामिल करना है, कहीं मत जाइएगा। आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, एक बार फिर से आप लोगों को ईद की इस खसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी तरफ से एक और सुख की पूरी टीम की और लाइफ की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अम्बरीन, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें पार्लर में लाइन में ही लगी रह गई, टाइम ही नहीं मिला, या फिर वो घर पे ही बेचारी मसरूफ़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला। तो ऐसी कोई छोटी सी टिप्स उन्हें दें जो अभी तैयार हो रहे हैं हमारा शो देखते हुए, उनके लिए काम आ जाए।
हलीमा, एक्चुअली रमज़ान में आपको पता है कितना रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई होती है बिल्कुल। लेडीज़ की, खाना पीना भी डिस्टर्ब है, फिर पानी की कमी हो जाती है, प्लस ये कि नींद नहीं पूरी होती है, तो पार्लर जाना तो फिर भी ज़रूरी हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो फ्रेशनेस आपको सैलून पे मिलती है वो मुश्किल हो बिल्कुल जाता घर पे है। नहीं मिल सकती। अब लास्ट टाइम अगर ये आपको तो याद, आप अपनी पब्लिसिटी कर रही हैं, ठीक है। ये तो मैं ये आपको कहना चाह रही मैं हैं आपको वो बता रही हूँ कि ये आप ज़रूरी लोग होता है, लेकिन ज़रूरी नेक्स्ट आ रही हूँ टिप की कभी तरफ कभार ना। ऐसा होता है ना, आप इतना ज्यादा चूल्हे के पास रहते हैं, आपके फ्लेम सारे यही मैं वो बता pores रही हूँ, सारे हाँ, खुले हुए होते हैं हाँ। फ्लेम्स की वजह तो से। उसके लिए मैं लास्ट टाइम जैसे आपको याद हो कितनी लेट अनाउंस की थी इन्होंने चांद रात, और बिल्कुल। बहुत हम लोग घरों पे जा चुके थे और हमें पीछे से कॉल्स आ रही थी यार कि ये सब क्या हो रहा है ना। तो अच्छा, टिप का यहाँ तक है, देखिए मैं आप कहने का मतलब है कि जो ऑफिशियली हम लोग करते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है, बट आप घर पे जो कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। देखिए फेशियल भी घर पे किया जा सकता है, जैसे हम सेल्फ ग्रूमिंग सेगमेंट में आप देखते ही हैं, मैं बताती हूँ, तो बिल्कुल। क्लेंजिंग करना, सारा कुछ करना, ठीक है। अगर आप सपोज आप कुकिंग करके आए हैं और आपने मेकअप करना है तो सबसे पहले तो आप आइसिंग कर लें अपने फेस पे, ताकि आपके ओपन पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएं। ये ठीक कितनी है? अच्छी आपने बात बताई हाँ कि जी। फौरन से आइसिंग कर लें और आइसिंग, वो हाँ pores जो आइसिंग है करें, close या हो जाए। जैसे मैंने एक दफ़ा टिप पहले भी बताई कि रोज़ वाटर फ्रिज में पड़ा हुआ थोड़ा आप स्प्रे कर लें, उससे एक तो आपकी फेस पे स्वेलिंग भी कम हो जाती है, और प्लस ये कि आपकी जो भी पफीनेस होती है वो भी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, प्लस पोर्स आपके कंट्रोल होते हैं। देन फिर आप बेस बनाएं। ऑब्वियसली देखिए मेकअप के बगैर तो आपकी फ्रेशनेस नहीं आती है ना, नेचुरली आप इतना नहीं कर पाते क्योंकि आपकी सारी डिस्टर्ब हुई भी होती है रूटीन। तो फिर ऑब्वियसली बेस एंड प्राइमर वगैरह यूज़ करके आप सॉफ्ट सा मेकअप करेंगे तो आपके चेहरे पे फ्रेशनेस भी आएगी और आप ईद के दिन बहुत प्यारे भी लगेंगे। वाह, इंशाल्लाह। मैं वापस आता हूँ और मर्दों के लिए भी कुछ निकाल के रखें, ठीक है, हमारा भी हक बनता है, हमारी भी नींद डिस्टर्ब रही है जी हाँ, रमज़ान माशाल्लाह, में, already ठीक है? इतने- इसलिए हमारी पूरा मेकअप कर लिया और कितना निखरना है। शिहान, मुझे ये बताएं कि ईद वाले दिन आपकी स्पेसिफिकली ईद वाले दिन तो ये रूटीन होती है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि थके होते हैं और मीडिया की हमारी जो लाइफ है उसके मुताबिक रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो ईद वाले दिन तो ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ या सोने में गुजर जाता है। ईद के दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं कि पहला दिन जो है वो तो फैमिली के लिए होता है सबका, दूसरे दिन दोस्त अहबाब या आगे पीछे आना जाना होता है, तो क्या एक्टिविटीज़ होती है? एक्चुअली में दूसरा दिन जो है बड़ा अफरा तफरी में मच जाता है, उसमें एक जंग शुरू हो जाती है घर के अंदर। वो मेरे ख्याल से वो मेरे घर में नहीं होगी, वो हर लोगों के घर में होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी बेगमात कहती हैं कि जी हमने अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, और जो मर्द हज़रात होते हैं वो कहते हैं हमने अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, और बीच में हमारे कुछ दोस्त अहबाब होते हैं जो कहते हैं कि जी आपने हमसे मिलना है। तो वो तीन जो है ख़ानदानों को, तीन लोगों को मैनेज करना साथ जो है लेके बड़ा चलना मुश्किल पड़ता होता है कि पहले कहाँ जाया जाए और फिर उसके बाद कहाँ जाया जाए। वो कहते हैं कि शादाब के ईद का दूसरा दिन ससुराल डे होता है। ससुराल डे होता है, नहीं कभी कभी पहला भी हो जाता है। तो वो जो है ये थोड़ा सा वो डिसाइड करना मुश्किल होता है। फिर अगर वो डिसाइड हो जाए तो अगर दोस्तों के साथ आप चले भी जाएं तो वो भी एक जंग ही होती है। तो फिर पीछे से कि जी आपने होने आ ईद, तो रहा है, ईद के तीसरे दिन भी जाएं तो ईद आपने दोस्तों के साथ गुजार दी, तो वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये ज़रा मैनेज करना मुश्किल होता है कि तो दूसरे कैसे दिन हम manage करते रिश्तेदारों हैं? के ये घर तो जा रहे सवाल हैं है। या दोस्तों के घर जा रहे हैं। हाँ, यही तो सवाल है, नजम कैसे जैसे manage लड़कों करते को हैं? टिप्स देना कि आप मैनेज कैसे करते हैं? देखिए जी उसके अंदर वो आप अपने टाइम मैनेजमेंट, तो वैसे भी मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ी अच्छी है, तो उसको मैनेज ऐसे किया जाता है कि हम गाड़ी का रूट जो है उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। हम ये समझते हैं जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट होती है तो हमारे जो नियरेस्ट जो पहले पड़ता है, चाहे वो मेरी फैमिली के लोग हैं या मेरी वाइफ की फैमिली के लोग हैं या दोस्त हैं, वहाँ से हम रूट शुरू करते होते हैं, आगे शेड्यूल बनाते हैं और फिर हम जो है वो निकल पड़ते हैं। वाह, क्या बात है, क्या ये लिख लें आप पॉइंटर्स में अपने। अच्छा टाइम कशफ, मैनेजमेंट। आप मुझे बताएं कि कैसे करती हैं ये सारा, और इस दफ़ा जो यहाँ पे ईद गुजार रही हैं वो कितना अलग एक्सपीरियंस है, और उसको देख के कैसे चल रही हैं? फैमिली वाले याद आ रहे हैं या वो लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि तुमने ईद हमारे साथ नहीं की? क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी फैमिली से दूर ईद कर रही हूँ, वो तो याद आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो मेरी नई फैमिली बनी है और लाइफ फैमिली, उन्होंने बिल्कुल भी याद नहीं आने दी। माँ बाप की और बहन भाइयों की कमी तो कोई पूरी नहीं कर बिल्कुल, सकता, लेकिन एक अच्छी कंपनी, आपके सब अच्छे मक्खन दोस्त लगाने में माहिर है। जो है वो सब। आप आपके शागिर्द हैं। आपसे सीखा है 15-20 दिनों में। हाँ। ठीक है, तो ये है कि बस इसी तरह अच्छी गुजर रही है ईद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताएं कि पहले जो है सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ जाती हैं एकदम से। आप लोग जब एक्टिंग किया करते थे, जब आप लोगों ने जवानी में काम करना शुरू किया था, बहुत टाइम लग जाता था फीडबैक आने में।
अब रात को आप काम करते हैं, Instant. अगली सुबह फीडबैक आया हुआ होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा कभी कभार होता है। तो उसको लोगों को, हम जैसे जो न्यू कमर्स हैं, उनको कैसे लेना चाहिए और आप लोग क्या समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? देखिए, फीडबैक चाहे इंस्टेंट आए या देर से आए, आपको बड़े खुले दिल से वो फीडबैक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर कोई क्रिटिकल हो रहा है तो आप समझने की कोशिश करें कि क्या खामी थी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं जब अपना प्ले करते हुए, चाहे वो सीरियल हो या सॉर्टेड प्ले हो, प्रोसेस तो मुझे बहुत मज़े का लगता है। एक नशा सा होता है उसका। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और टेलीकास्ट होता है तो मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ अपने प्लेस। अच्छा, शुरू में देखता था। मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि जब भी मैंने अपने जो भी प्लेस देखे हैं, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा, मुझे हर प्ले में बहुत ज़्यादा खामियां नज़र आई हैं। सही। पूरी प्रोडक्शन के अलावा ख़ास तौर पे अपनी अदाकारी में सबसे पहले तो मैं अपने आप को लेता हूँ कि यार मैं ये चीज़ इससे बेहतर कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता, ये क्यों नहीं किया। एक फ्रस्ट्रेशन सी छा जाती है तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। और वैसे ही मैं एंजॉय भी नहीं करता हूँ, इसलिए कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो प्रोडक्शंस का लेवल है वो आपका जो एक पसंद नापसंद का मयार है उससे बहुत नीचे है। वजह यह है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम वो तमाम गैप्स फिल कर सकें। तो मैं फिर ये कहूँगा कि फीडबैक चाहे जब भी आए, आप बड़े मतलब ईमानदारी से उस फीडबैक को परखें और अगर आपके लिए कोई गाइडलाइंस है कोशिश करें कि आप बेहतर कर सकें। ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को समझने लग जाता है कि ये मैंने बिल्कुल ठीक किया है, और अगर कोई मुझे इसमें मशवरा दे रहा है या मुझे कोई गाइड कर रहा है तो इसको कुछ नहीं पता, मुझे सब आता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी ग्रोथ वहाँ रुक जाती है, वो फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती उस तरह से? सिलसिला ये है कि अगर आप अपने काम के साथ एक सेंटिमेंटल रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर आप बैलेंस नहीं रह सकते हैं। तो आपको हमेशा क्रिटिकल रिश्ता जोड़ना पड़ता है। वाह वाह, बहुत जोड़ना बहुत चाहिए। खूबसूरत बात की आपने। उसी में आपकी भलाई है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। इब्तिदा में ऐसा हुआ करता था कि मैं ये समझता था कि यार मैंने बहुत ज़बरदस्त शॉट दिया है, तो डायरेक्टर अगर आके कहता था कि यार रीटेक करना है तो मुझे बाज़ औक़ात ज़रा मैं चिढ़ जाता था कि क्या मजाक है। हालांकि मैं बहुत सिंसियरली काम करता हूँ पूरी तैयारी के साथ, लेकिन ये है कि फिर वो बात समझ आती थी बाद में कि यार इसमें कोई खामी रह गई होगी। डायरेक्टर जो है वो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव से पूरी पिक्चर जो है उसकी नज़र में, आपकी नज़र में सिर्फ अपना आप ही है। तो डायरेक्टर को हमेशा आपको बड़ी एहतियात के साथ, बहुत तवज्जो के साथ सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। शाह साहब, एक और सवाल ये था कि जिस तरीके से आप जानते होंगे यूसुफ बशीर कुरैशी साहब, तो उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना तो जिसमें उनसे पूछा गया कि आप पेंटर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप पोइट्री करते हैं, तो आप एक्चुअल में क्या हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया कि मैं एक्चुअल में स्टोरी टेलर हूँ और हर मेरी जो आर्ट की फॉर्म है उसमें स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। आपकी हम लोग एक्टिंग देखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, फिर ख़ास तौर पर आपकी पेंटिंग्स जो समझ में नहीं आती। ये मैं कल भी आपकी प्रोफाइल जब देख रहा था तो जो आपके फन पारे, खूबसूरत फन पारे, लेकिन उनमें यकीनी तौर पर मैसेजेस हैं, मौजूद हैं। तो ये क्या है, मतलब आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करते हैं और कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ और कैसे ये बीच में मोल्ड होते गए और पता चलता गया कि यार ये भी है, ये तो भी मैं आपके जो समझ ना आने वाली बात जो है उसका जवाब देता हूँ कि बहुत मुमकिन है। हमारे यहाँ आर्ट से लोगों को डराया जाता है कि आर्ट कोई बहुत ही गुंजलक, बहुत ही पेचीदा चीज़ है, उसको समझना जो है वो आम आदमी का काम नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है कि आप उस नोशन से मुतासिर हैं। आपने तय कर लिया कि आर्ट मुश्किल है और मुझे समझ नहीं आ रहा। हकीकत ये है कि अगर आप खुले जहन से आर्ट को देखें और ये भूल जाएं कि किसका काम है, सिर्फ उस इमेज को देखें तो आपको इमेजेस जो हैं वो आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देंगी। तो यूसुफ बशीर ने भी सही बात की है। इंसान जो है वो बुनियादी तौर पे एक इमेज मेकर है या स्टोरी टेलर है। वो क्यों है कि एक
जर्मन सोशल फ़िलासफ़र है एरिक फ्रॉम, मेरा बहुत पसंदीदा राइटर है। वो कहता है कि इंसान बुनियादी तौर पे पैदा ही एक सीमिंगली बज़ाहिर ना ख़त्म होने वाले अकेलेपन या इखलाफे या एलिनेशन के साथ होता है, और वो अपनी सारी ज़िंदगी पैदाइश से लेके मौत तक इस कोशिश में गुजारता है कि वो किसी तरह से अकेलापन वो अकेलापन दूर हो। और इस कोशिश में वो कभी आर्ट सीखता है, कभी साइंस सीखता है, कभी रिलीजन सीखता है, कभी ज़ुबान सीखता है, कभी हरकत, तरह तरह की चीज़ें, और वो सिर्फ इसलिए सीखता है कि वो समझ सके कि क्या है जो मुझे लोगों के साथ बिल्कुल, शेयर करना है। बिल्कुल। तो आप पैदा ही एक इनबिल्ट मैकेनिज्म के साथ होते हैं कि आपने शेयर ज़रूर करना होता है। वो जो आपने पैदाइश से लेके मौत तक जिंदा रहने के अमल में जो कुछ आप देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, और फिर आप तय करते हैं कि यार ये चीज़ है, उस चीज़ का जो आपके जहन में एक खाका बना होता है, वो आप शेयर करना चाहते हैं हर एक से। शेयर इसलिए करते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आप ठीक है कि नहीं। यस तो आप वाकई स्टोरी टेलर हैं। इंसान जो है वो गारों के इंसान से लेके अब तक रोज़ अपनी कहानी सुनाता रहता है। जो कुछ वो महसूस करता है वो शेयर ज़रूर करता है, इसलिए कि अगर आप शेयर ना करें तो आप रह नहीं सकते। डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि आप रह सकते हैं। आर्ट को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं कि ये एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो ज़िंदगी के जिसको आप ज़िंदगी का जश्न कह सकते हैं। अपने ख्यालात कि दूसरे आप तक ज़िंदगी को पहुंचाना। सेलिब्रेट करते इस मीन्स के थ्रू। ठीक, बहुत शुक्रिया शाह साहब। अमरीन, मुझे ये बताएं कि एक तो ज़रा टिप्स दीजिएगा कुछ हमारे मर्द हजरात के लिए भी। मैं छुट्टी पे ठीक हूँ। नहीं, बल्कि मैं उसी तरफ आने लगा था कि ये कितना मुश्किल होता है। मैं अभी देख रहा था आपको मेकअप रूम में, वहाँ पर भी आपको कॉल्स आ रही थी। तो बीइंग अ बिजनेस वुमन ये कितना मुश्किल है कि घर भी मैनेज करना है, ठीक है, और फिर घर वालों की भी डिमांड्स होती हैं कि हमें भी वक्त दिया जाए, और फिर साथ साथ बिजनेस को भी मैनेज करना है, फिर अपना भी ख्याल रखना है। ये कैसे मैनेज करते बस हैं? समझ लें 24 आवर्स आप बिजी रहते हैं। कुछ आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ऐसा कोई आपके पास टाइम नहीं बचता। हर वक्त आपके सर पे स्ट्रेस रहता है, बिजनेस का, घर का, और जब कॉल्स आती हैं तो टेंशन भी होती है। और जब कॉल्स आती हैं कि हमें ये काम जो है ना वो फ्री में हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस टू रेफरेंस कॉल आती है कि हम फलाने के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बहुत नहीं, अक्सर ये होता है ना, आजकल ज़ाहिर बात है, पहले तो पीटी सेल होते थे, लोग सैलून्स पे जाके वहीं पे डिस्कस कर लेते थे। अब क्या होता है, फ़ोन पे ना लोग नॉर्मली पैकेज डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है ना, क्योंकि जब तक आप किसी से पर्सनली मिलते नहीं हैं, जब तक आपको पता नहीं कि उनको क्या करवाना है। नहीं, और बहुत सारी तो, ऐसी चीजें हाँ। भी होती है ना। अब हेयर कट है, हाँ। अब उसकी लेंथ के हिसाब से, Exactly, स्ट्रीकिंग है तो लेंथ हाँ। के हिसाब से, ये सारी चीजें भी मुश्किल वो थोड़ा होती सा हैं। हम कोशिश तो करते हैं बड़ा पोलाइट हो के, अब रोज़ा भी रखा हुआ है, बच्चे भी कई दफ़ा अफ्तारी में बना रही होती, मुझे क्लाइंट्स की कॉल नहीं, अभी आप प्लीज़ रेट बताएं, अभी बताएं। किसी ने आपको ये मशवरा नहीं दिया था कि जिस तरीके से रमज़ान में इफ्तार और सहरी के बुफे लगते हैं, इस तरीके से कुछ सैलून के भी बुफे होने चाहिए कि ये भी चीज़, ये भी चीज़, ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है। सजेस्ट करें, आप क्या करें, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बुफे तो वो Makeup रख platter. लें, डील तो वो रख Makeup लें, platter. लेकिन डील किसी को फोन पे सुनाना कितना मुश्किल काम है, ये भी तो हाँ, सोचो। अच्छा आप देखिए, इतना टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे होती है, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं देखने में। हमें कॉल करके पूछना ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। हर चीज़ डिटेल में फ़ोन पे बताना, ठीक है। और आप जैसे आप कह रहे हो, घर में आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अलग है, जाहिर बात है, ईद है तो हमारी भी ईद है ऑब्वियसली, बिल्कुल। बच्चों की भी ईद है, तो अफ्तारी है, और आपको पता है रमज़ान तो वैसे ही बहुत बिजी, आपको पता ही नहीं चलता सारा दिन कैसे गुजर जाता है। रोज़ा रख के वैसे ही आपको मुश्किल लग रहा होता है, अफ्तारी करके और ज़्यादा नींद आ रही होती है तो वो इतना मुश्किल होता है उस हालत में बिजनेस भी करना, सैलून्स जाना, वहाँ पे काम करना, तो प्लस फिर क्लाइंट्स के साथ हैंडल करना, घर को देखना, मतलब डिफ़िकल्ट है, बट करते हैं, शुक्र अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है। अमरीन, आप मुश्किल की बात कर रही थी, तो जब मैं और नजम जो है वो सहरी और अफ्तारी ट्रांसमिशन कर रहे थे, अभी हमने पहली रिकॉर्डिंग की थी, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब हम
25वीं 26वीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब 27वीं की रात आने वाली है, और फिर उस वक्त बंदे को एहसास होता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर अच्छा, रहा है। रमज़ान में ये बड़ी बरकत है। आप पहला रोज़ा जब गुजारते हैं ना, आपको लगता है "उफ, अब कैसे बाकी गुजारेंगे", बाकी 29वें और कैसे? देखते देखते आपके 30 रोजे कंप्लीट होने वाले 29 में पहुंच जाते हैं। इस दफ़ा तो पता ही नहीं चला, ऑनेस्टली हर दफ़ा ऐसे ही हम कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हर दफा ऐसे ही कहते हर हैं कि दफ़ा पता ही हम अब नहीं तो वैसे भी वक्त का नहीं पता लगता, साल इस तरह गुजरता है जैसे जी, एक आप टिप्स महीना का कुछ गुजरा है। पूछ रहे थे, आप पूछ लें। जी मैं- जी बताएं ना आप मुझे असल में होता है ना, जहाँ हम जाते हैं ना वहाँ पे हमसे मतलब कई दफ़ा होता है हम कहते हैं यार रिलैक्स रहें, कोई हमसे सैलून या बिजनेस की बात ना हाँ, करे, या you know, काम की बात ना करे, काम की बात ना करे। लेकिन अब जारी बात है, फ्री टिप्स तो वैसे ही हाँ जैसे डॉक्टर्स हैं ना, अब डॉक्टर्स हैं बेचारे, वो जहाँ जाते हैं लोग उनको उनके साथ बीमारियां डिस्कस करने, अब कुदरती खिदमत खल्क भी तो है शाह साहब। और डॉक्टर्स जो है वो बेचारे फैमिली में तो रुल ही जाते हैं, वो हाँ। जहाँ भी जाते हैं कि मुझे ये बता दे, मुझे ये मसला अच्छा हुआ, बताओ मुझे ये तो मसला- भी आप ना बताओ भी तो भी हाँ। बुरे बन जाते हैं आप ना, तो कोशिश तो करते हैं हम कि जितना कर सकें लेकिन किसी टाइम है, इंसान है, गलती हो जाती है। चलें बताएं फिर माफी दे दे। बताएं फिर। जी, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं तो अमूमन बस वैसे ही जिस तरीके से, अच्छा मेरी दफा जो है वो पूछना नहीं, हो अब गया, ठीक है? बताएं ना, लड़कियों की दफा आपने बोला कि लड़कियों की नींदें पूरी नहीं हो रही, शहरी रफ्तार लड़की में है है, ना, उनको पता है कि तो क्या-क्या मेल मसाइल हजरात हो भी रहे हैं। तो फैमिली के हाँ, मेंबर भी लड़के सबको पूरे नजर आ रहे होते हैं। चांद रात धूप भरा में होता है सैलून झुलस से, रहे होते हैं। आप नहीं जाते हैं, आपने सर तो शायद लगता है कभी नहीं गए, लेकिन उनको जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको क्या जरूरत है जाने कटिंग के लिए, फेशियल्स के लिए, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग तक लड़के कराते हैं, सब कुछ करा रहे हैं की? आजकल तो आप जाए किसी मेंस सैलून में, लाइन नहीं तो लगी ये हुई बियर्ड और होती ये है बाल कहाँ से करा के आए? वैसे मैं सैलून ये भी गिरा के आए समझता था मैं ये समझता था कि खवातीन ने अपने आप को बहुत मुश्किल में डाला है कि सोचे ना तैयारी सर। वगैरह वगैरह और फिर घर के काम, यानी सर, दे आर एट जो- डिसएडवांटेज। लेकिन मुझे आज पता चला कि मर्द हजरात भी सब कुछ बड़े सर, होते हैं। ये जो हम शिकार है। स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट लड़कियों की करते हैं, सेम हम लड़कों की भी, अच्छा, हाँ डाई स्ट्रीकिंग सेम, लेकिन ये कि लड़के थोड़ा कम मतलब एज कम्पेयर टू वुमेन थोड़ा कम कराते हैं। तादाद भी तो कम है ना उनकी। की तादाद है, लेकिन अब बेचारे ईद के दिनों में ज्यादातर मर्द हजरात बीवी बच्चों की जरूरतें पूरे करने में लग जाते हैं, फिर अपनी लेकिन बारी वैसे उनकी भी, नहीं आती। मर्द जो है नहीं, वो पॉपुलेशन तो ज़ाहिर है ख़वातीन की ज़्यादा है। मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि पार्लियामान में 50% सीट्स ख़वातीन की होनी बिल्कुल चाहिए, कम होनी से कम अगर 51 ना भी हो। एटलीस्ट लड़ाइयाँ कम होंगी, मेकअप डिस्कस ज्यादा होगा पार्लियामेंट में। सोचे ना आप माहौल कैसा बना हो, अभी भी होता ही होगा पार्लियामेंट में डिस्कस, लेकिन पिछली सीट पे जो है आवाज आ रही नहीं, है अभी सीरियस किस्म की पॉलिटिक्स एक हो रही होती है पार्टी- ना, वहाँ पे सिर्फ मजे की होगी। नहीं, और एक आप पार्टी उसमें की बैग्स women- डिस्कस कर रहे हो कि मेरे हाँ, पास ये है, आपके designer पास ये है। अच्छा ना, मैं सुकून से गुजर मैं तो जाएगी फलाने सैलून पे गई थी, तुम कौन से पे गई थी? या उनके रेस डिस्कस तो शिहान भाई आप कौन से सैलून से होकर आ रहे हैं ये नहीं, अब बताएं। देखिए ना, दुनिया में दहशतगर्दी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये मसाइल कम हो डिजाइनर्स की दहशतगर्दी मेकअप शुरू को हो जाएगी। फरोग दो, दहशतगर्दी कम हो जाएगी। नहीं ऑन सीरियस नोट, वाकई दहशतगर्दी कम हो जाएगी अगर ख़वातीन को उनका हाँ। जायज़ हक दिया जाए। नहीं, दैट्स ट्रू, ये बड़ा ज़रूरी है, हम ऐसे मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बात। जी शिहान, हमारी तो सैलून, मैं भी ये सुन के बड़ा हैरान हूँ, लेकिन हमारा तो इसी हद तक है कि कोई बालों की कटिंग करवा ली या थोड़ी सी जो है ख़त आपने करवा लिया, तो इसी हद तक होता है। बाकी जो है मुझे सुन के खुशी भी हुई है कि ऐसे ऑप्शंस हैं, नहीं लेकिन नहीं पता ये नहीं आप कौन। ना कहें, मैं खुद ऐसा सुन चुकी हूँ अच्छा, कि कहीं देखा तो नहीं शादियों में आपने? लेट पहुँचते हैं तो पूछा जाता है कि क्यों लेट पहुँचे, कि वो ये गए हुए थे ना अपने बाल बनवाने, तो लेट आए। खाली बाल नहीं, सारा हाँ, कुछ इस होता है। तरह हाँ। होता है ये आप हमारे इतनी बाल ज्यादती बनवाने ना में करें। नजम कौन सा इतना टाइम लगता है। देखिए मसले खवातीन के हैं, अब ये मेकअप की वजह से मुश्किलात में कितनी है कि आप अगर मोबाइल के ऊपर वो फेस को लगा लें, अपना फेस सिक्योरिटी लगा लें मेकअप के साथ, और मेकअप के बाद मोबाइल पहचानने से इनकार कर देता है, वो लॉक नहीं खुलता है, वो जाके रीसेट करवाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। लेंसेज लगी हो तो स्पेशली एग्री करेंगे। हाँ, वो ज्यादा आई डिटेक्शन के साथ लेंसेज में तो बिल्कुल नहीं डिटेक्ट करता सही वो बात आपको। है। और कितनी जिंदगी मुश्किल में है। और वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ तो ये हो जाता है कि एक तो दर्जियों ने बड़ा तंग किया हुआ है, और तो वो नहीं, लेकिन ये क्यों है, ये मुश्किल में क्यों आप लोगों ने अपने आप को डाला है? हाँ, ये सवाल है। ये हमारी तरफ से सवाल है। मैम आपसे भी है, लेकिन पहले हम उनसे ले लेते हैं। आप लोगों ने मुश्किल में क्यों डाला हुआ है अपने आप को? मुश्किल में और बस हलीमा आपने भी जवाब देना है। अच्छा ठीक है, मैं भी कह सकते हैं एक अब हमारी सोसाइटी की नीड है, हमारी डिमांड है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद अगर अच्छा लगता है तैयार होना,
तो आप हों, आपकी इनर सेटिस्फेक्शन मैटर करती है। सो दैट्स वाई अगर मुझे भी अच्छा दिखने का शौक है, मैं भी चाहती हूँ मैं अच्छी दिखूँ, बिल्कुल। और मेकअप भी मुझे बहुत अच्छा है। स्टडीज़ के साथ साथ मैंने ये चीज़ें भी वो की हैं, अपनी मेंटेन की हैं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही लग गए, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी ड्रेसिंग, अपना मेकअप, सब चीज़ जो है वो अपडेट रखें। तो यही है कि बस इनर सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा लगता है तैयार होके। आई थिंक आपका भी यही जवाब होगा। नहीं, मेरा नहीं, जवाब ये थोड़ा इनर सेटिस्फेक्शन तो आप कहती हैं, लेकिन ये इम्पोज्ड है। आपको ये बावर कराया गया है कि आपकी इनर आप ऐसे सेटिस्फेक्शन खूबसूरत ये है। ब्यूटी ये है, कॉन्सेप्ट तो that's वैसे भी लड़कियों के लिए और ज़माने में ज़्यादा ये रखी शरारत है। मर्दों की है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला ब्रांड मेकअप का जिसने निकाला था उसको पकड़े। शरारत वहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल, मर्दों ने हम पे फोर्स किया कि हमें तैयार होने की जरूरत है। लिहाजा आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हम मर्द ही आपको बैठ हमें के ये मुश्किल अच्छी लगती है, हमें मजा आता है। सर कारोबार ठप कराए। ये बात मत करें, यहाँ आने से पहले सबको पता है कि मेकअप रूम में कौन कितना तैयार हो के आया है। ये नजम पूरा के एक बाल जुमला बनाने बन में गया कितना आपके साथ, टाइम लिहाजा लगा। इसको छोड़ देना चाहिए और मुंह धो लेना चाहिए। ये आप इमेजिन करें बगैर मेकअप के खवातीन हाँ, हर तरफ सेट्स पे बैठे हों, अल्लाह अकबर। मतलब खूबसूरती खत्म हो जाएगी। नहीं, अरे क्यों नहीं, खूबसूरती नहीं, खत्म अरे हो नहीं, जाएगी? अरे बिल्कुल भी नहीं, नहीं, खुदा नहीं, जानता नहीं। है कि मैंने जो अपनी प्रोडक्शंस की है, चाहे वो मेरी फिल्म हो या ड्रामे वगैरह, मेरी फीमेल लीड जो है वो बाकी ड्रामों की तरह मेकअप बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, आपके इसलिए टॉपिक्स कि बड़े जो serious नेचुरल होते हैं। लुक है। एक टेक्सचर है वो बहुत खूबसूरत लगता है स्क्रीन पे भी। रब ताला सही- सबसे जी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है वो, तो जिसको कोई जैसा शक बनाया नहीं, सबसे कोई शक खूबसूरत नहीं। लेकिन औरतों को बनने संवरने का भी होता है। शौक होता है। मेकअप ही नेचुरल ब्यूटी पर ही अच्छा लगता हमारे है। लिए तो बना, हम क्यों ना करें भाई। सब अपने अपनी points जगह दे रही हैं, सब मुत्तफिक हो अपनी जाए। अपनी जगह पे मुत्तफिक हैं। नहीं नहीं, इनका कारोबार खराब नहीं। कारोबार खराब हो जाएगा। असल बात ये है, वही असल तो बात कह ये रही हूँ ना, ये तो ठप हो जाने वाली बात तो है। शाह साहब ये बताएं, अब लाइट सी गुफ्तगू चली निकली है, कभी ऐसा हुआ कि जवानी में या बचपन में, रमज़ान में तो इंसान थोड़ा सा रिजर्व होता है, लेकिन रमज़ान ख़त्म हुआ हो तो कोई जो है ना किसी ख़ास से मुलाकात की जो है वो इंतज़ार में हो, और ईद का पहला नहीं दिन तो दूसरा दिन, दूसरा नहीं तो तीसरा दिन, ज़रा उस पर भी रोशनी डालें। मैं खुदा जानता है मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा। नजम ने बड़ा दूर से आने की कोशिश की थी। मैंने बड़े वो एहतराम अल्फाज अंदाज में, और में, मैंने बोला हाँ। कि शाह साहब को कहीं बुरा भी ना लगे, शाह साहब किसी खास से मुलाकात। नहीं देखें, अब इस वक्त तो ख़ास ज़ाहिर है घर में ही है। खास तर से अब मैं उसके अलावा तो सोच भी नहीं सकता। नहीं, मैं इसीलिए आपको जवानी में लेकर गया था। सोचना चाहिए भी नहीं। नहीं, मैं अब जवान ही हूँ। जवान। वाह, ऐसी बात कर रहे हैं। बचपन में मैं जब सोचता हूँ कि मैं NCA में आज से कोई 1983 में मैंने थीसिस वहाँ किया, तो जब मैं सोचता हूँ कि यार NCA कब था, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 5 साल पुरानी बात है। अभी पे ये हमारी फील्ड जो है ये इतनी दिलचस्प फील्ड है कि आपको बिल्कुल जिंदा रखती है। समोए रखती है अपने आप में। आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे वक्त गुजर गुजर गया। गया, बिल्कुल। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं ब्यूरोक्रेट होता तो इस वक्त मैं सीनियर सिटीजन लग रहा होता। बिल्कुल, लेकिन इस फील्ड की वजह से मैं बिल्कुल यानी अशाश बशाश आपके ठीक आने ठाक। से पहले भी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सीनियर सिटीजन वाली बात जो है, वो सीनियर सिटीजन जो है ना हमारे उनके लिबास में भी फिर वो चीज़ झलकती है। बिल्कुल। तो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर वो रहे थे आपकी मेकअप पूरी रूम में। वर्दी बदल जाती है। मेकअप रूम में भी कि आपकी वार्डरोब कलेक्शन जो है वो आपकी अपनी जाती है, जो खास तौर पर आपकी Totally ज्यादती। वो जिस तरीके नहीं, से आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप देखें, वाइट कलर अगर का मैं वेस्टर्न कपड़े मतलब वेस्टर्न अटायर में हूँ तो मेरी ज़ाहिर है कोई पसंदीदा ब्रांड्स हैं, मैं वही पहनता हूँ, अरमानी, बॉस वगैरह इस तरह की। लेकिन कमीज शलवार मैंने हमेशा खुद ही सिलवाए हैं, क्या कभी मैंने तैयार नहीं लिए। वाह, मैं अपनी हजामत खुद करता हूँ। खुद करते हैं। क्या बात जी जी है। बिल्कुल। जबरदस्त। मतलब लोग दूसरों अपने की तो बाल- कर मैं- सकते हैं। हजाम की तरफ जा ही नहीं सकता हूँ। मसले मसाइल होते हैं ना, वहाँ बैठ के आप ज़रा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी या फिर आपकी मर्जी के बाद भी हाँ करते हैं। आपकी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड होती है। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है कि मैं कर लूँ, अगर पीछे से नहीं ठीक हो रहा तो मैं वाइफ को कहूँ कि ये ज़रा ठीक कर लो। क्या बात है। कम खर्च बाला नशी।
वाह, ये तो लाजवाब कर दिए शाह लाजवाब साहब। कर दिया शाह साहब ने। ये देख लें कि किस सर, तरीके से ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं करना ये- लेकिन ऐसी खवातीन भी क्या करें होती जी? मुझे वैसे पर्सनली पार्लर जाना बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे अगर कोई कह दे कि पार्लर जाना है तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ ज्यादती होगी, ये मुझे नहीं जाना। अच्छा। और इवन मैं जब अपनी शादी पे भी गई तो उन्होंने बड़ा मुझे घेरने की कोशिश की कि आप मेहंदी का मेकअप करा ले। मैंने कहा ना, मेहंदी का मेकअप मैं खुद करूँगी, वलीमे का चले आप लोगों से करा लूँगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं। बातें जो है, बातों चलते का रहेंगे। सिलसिला जो है वो जारी है, और बहुत ही ज़्यादा लाइट गुफ्तगू हो गई है, हमें याद ही नहीं रहा ब्रेक भी लेनी है। तो अभी मुझे एकदम से याद आया, तो चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ और जल्दी से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी, एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ईद के इस मौके पे हमें बड़ा मज़ा आ रहा है इस ट्रांसमिशन में, मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। अब थोड़ा इस जाने आते हैं, मुझे कश्यप बताएं कि ईद के बारे में बात हो रही है, प्रोफेशंस के बारे में बात हो रही है, तो आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी अक्सर लोग ऐसा करते होंगे कि आप कहीं पे भी मौजूद हैं, आपसे टिप्स लेने के लिए आ गए, तो उसको कैसे टैकल करती हैं? थोड़ा परेशान हो जाती हैं, गुस्से हो जाती हैं कभी कि क्यों मुझसे पूछ रहे हैं, या क्या करती हैं उससे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं होती, मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ कि अगर मैंने उनको ना बताया तो वो क्या पता वो नाराज़ ना हो जाए। जैसे हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी तो उस दौरान भी जैसे मैंने अपने लिंक शेयर किए अपनी फ्रेंड लिस्ट के साथ, तो वहाँ पे ना लोग मुझसे बड़ा पूछते थे, इस बारे में बता दें, उस बारे में बता दें। तो उनके जो प्रॉब्लम्स होते थे, अक्सर जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में जो हमारा सेगमेंट रहा है सही, वो जो है वो उससे लोगों related के होता था। हाईलाइटेड ही प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैंने कहती थी कि आप वेट करें, आपके प्रॉब्लम पे मैं इंशाल्लाह जाके बताऊंगी। तो बच्चों से रिलेटेड हमने काफ़ी बातें की हैं, हमने बीमारियों से रिलेटेड काफ़ी बातें की हैं। तो मोस्टली वही आइडियाज़ थे जो कि लोगों ने मुझे दी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस बारे में बात करनी है। तो परेशानी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन इस तरह टैकल कर लेते हैं। और यही बात है कि किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो मैं कहती हूँ मुझे सब आता है, आपको बताऊंगी। हाँ, जो आपने नहीं खाना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो डाइट के हवाले से, और जैसे उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं काम से रिलेट कोई बात ना पूछ लें, अक्सर कोई फैमिली गैदरिंग में, शादियों में भी, तो मैं बस कह रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार आज कोई ना पूछे क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं भी इन चीज़ों से बाहर आने लगती हूँ। और ये चीज़ मेरे सर पे इतनी सवार होगी, आप लोग नॉर्मली बैठ के अगर खाना एंजॉय कर रहे होंगे ना, तो मुझे उसमें तो नजर आप उसकी कैलोरीज गिननी होती मैं उस चीज़ में गुम हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। ये एक साइकी सी बन गई है मेरी कि अब फॉर एग्जांपल ये सामने केक पड़ा है, और अभी ब्रेक में मैंने टेस्ट भी किया था, टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा था, लेकिन वही जब मैं सोच रही थी तो मैंने कहा हो ये कैलोरीज जा रही है अंदर, इसमें चलो अच्छा है थोड़ी बहुत शुगर भी मिल रही है, थोड़ा बहुत जो बीपी लो हो रहा है वो भी सेट हो रहा है। तो ये चीज़ें बस हर टाइम दिमाग में घूम रही होती हैं। अच्छा, कश्यप लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि अगर आप डाइट करें तो उसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें खानी है, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा लड़कियां इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करती हैं कि बाल ख़राब होने लग जाते हैं, नेल्स ख़राब होने लग जाते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगी कि किस चीज़ का इंटेक वो रखें अगर डाइट करें भी? डाइट के हवाले से हमने रमज़ान ट्रांसमिशन में भी बात की थी कि जो 16-16, 17-17 घंटे रहने वाली भूखी डाइट्स हैं वो बिल्कुल आपके लिए नहीं अच्छी। एट द टाइम वो काम करेंगी, बिल्कुल। आपका डिज़ायरेबल 5-6 किलो आपने जितना कम करना है वो यकीनन करेंगी, लेकिन आप वो डाइट कब तक फॉलो करेंगे? 1 महीने, 2 महीने? जब आप वो डाइट छोड़ेंगे तो ऐसे चांसेस हैं कि आप दोबारा डबल वेट गेन कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है वो हर चीज़ एक लिमिट में अपने पोर्शन रखें। ये तो सुन्नत भी है कि आप अपने पेट के ऐसा करें 4 हिस्सों में आप तकसीम बिल्कुल, कर लें। बिल्कुल, 2 ये आप भरे हदीस- खाने से, 1 भरे आप पानी से, और 1 आप सांस के लिए छोड़ें। अगर आप उस चीज़ को बचपन से ही फॉलो अप करेंगे तो यकीनन आप जो है वो बहुत एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, और आपको वो अजीबोगरीब डाइट्स नहीं करनी पड़ेंगी। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, मुझे जब भी बोला जाता है हमारे लिए आप डाइट प्लान बनाएं, तो मैं उन्हें कहती हूँ आपके कंसेप्ट बहुत गलत है। इस तरह की डाइट में आपको लेकिन कभी भी आपके सजेस्ट नहीं पास कर तो एक पाऊंगी। चीज है ना, आपसे कोई ईदी मांगे तो आप उसको डाइट प्लान तो पकड़ा सकती हैं। ठीक है? यकीनन। क्योंकि अब तो सबकी उम्र जो है वो आपकी भी उम्र अब जो है ईदी लेने से ईदी देने वाली ईदी हो देने गई। वालों में आ गई है। तो अब आप बताएं, आपने अभी तक ईदी देने वाला काम शुरू किया? नहीं, अभी तक मैंने ईदी देने वाला काम शुरू नहीं किया। मैं अभी भी ईदी लेती हूँ। मेरे जो इवन भाई हैं, कज़न्स हैं, जिनसे ईदी हम ले सकते हैं, जाहिर बात है पापा से तो ईदी लेते ही लेते हैं, तो मैं उन्हें एक बात कहती हूँ, कहती हूँ भाई छोटे भी हो तो वो बड़े होते हैं, तो इस वजह से आपका हक है मुझे ईदी देने का। इस नहीं, वजह से भाई ये जो है बात वो रगड़े जाए। वाकई ठीक है। है, भाई छोटे भी हैं तो भाई बड़े। मेरा जो छोटा भाई है वो 8 साल का है, तो कभी कभी अगर मैं तैयार होकर खड़ी होती हूँ तो मुझे कहता है आपी
ऐसे जाओगी? मैंने कहा यकीनन, पूरी रेडी नहीं हुई हुई थी। तो वो यही है, मैं कहती हूँ बेशक भाई छोटे भी हो तो वो बड़े ही होते हैं कि एकदम से जो उसका है ना वो जाग जाता है कि हाँ मैं इसका भाई हूँ। और यही है कि वो छोटा, और बाकी मैं कहीं अकेले जा रही हूँ रात के टाइम, मुझे सेफ फील ना हो रहा हो तो मैं उसे लेके जाती हूँ, मुझे बड़ा सेफ फील होता है। ही इज़ ओनली 8 years old, पर मुझे पता है कि मेरे साथ मेरा मुहाफिज है। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है और इन्होंने ईदी वाली बात जो है वो हवा में उड़ा दी है। तो आप बताएं कि उस 8 साल के बच्चे को जब मुहाफिज मान रही हैं उसको दे दें ईदी, ठीक है, उस बेचारे का भी कोई भला हो जाएगा। अम्मा अब्बा से तो वो ले ही रहे और आप भी ले रही हैं, तो मैं उस छोटे से भी ईदी लेती हूँ। 8 साल के बच्चे से भी ईदी लेगी। और वो बस- पता है मैं बस सही फिर कहती हूँ, अंदाजा लगा रहे हैं। मैं उसे कहती हूँ अबू बकर आप छोटे हैं पर भाई बड़े होते हैं। अच्छा आप ही, मैंने कहा हाँ बकर ईदी दे दो, तो बेचारा दे देता है। इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहे हैं हम बच्चों को। शहान आप बताएं कि ईदी देने का सिलसिला तो शुरू हो गया माशाल्लाह से। आपके 3 छोटे छोटे जो है वो घर में मौजूद हैं फरिश्ते, परियां। तो कैसा महसूस होता है कि जब हम पहले ईदी लेते थे और अब ईदी जब बांटना? अच्छा नजम, मर्दों में ये चीज़ होती है कि बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं ना तो उसको वो मर्द बनने का बड़ा शौक़ होता है। मेल्स में ये चीज़ होती है कि घर में मेरी वैल्यू हो, मुझे दोस्त करें, वैल्यू करें, हमारी बात सुनी जाए। तो मैंने मुझे याद पड़ता है कि मैंने बड़ी छोटी उम्र से ही यानी टीन एज से ही वो पैसे खुले करवा के ना और रख लेता था पास, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको देना शुरू कर दी। तो अब जब हम वाकई में वो स्टेज में आ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं, तो अब हमें ये लगता है कि वो बचपना ही अच्छा था, वो जो एज थी वही अच्छी थी, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं थी, कोई चीज़ें नहीं थी। तो माशाल्लाह बहुत सारे अपने बच्चे हैं, फिर उसके बाद जो है भतीजे भतीजियाँ हैं और बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो ईद लेने के लिए तो एक भरमार लगी होती है। और यही मुझे लगता है कि ईद होती भी यही है कि हमें भी अच्छा लगता है बच्चों को देख, और बच्चे भी खुशी से तैयार होके आते हैं, अपने कपड़े दिखाते हैं, अपनी बातें करते हैं, आपसे नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बातें होती हैं उनके नन्हे बच्चों के साथ, और वो आपसे आके डिमांड करते हैं कि जी हमें ईदी दें। और कभी कभी लड़ते भी हैं, आप उनको कम दे दें तो कहते हैं जी नहीं हमने ज़्यादा लेनी है, और आप किसी बड़े को ज़्यादा दे दें तो छोटे भी आके कहते हैं कि जी हमें भी ईदी लेनी है। तो वो बड़े मज़े का टाइम होता है, ये इंजॉयमेंट क्या बात होती है। है। शाह साहब आपका कैसा रिलेशन है बच्चों के साथ? फैमिली के भी बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, दोस्त अहबाब की तरफ से जाते हैं, उधर जब बच्चे मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली इफ्तार ट्रांसमिशन में बच्चों का सेगमेंट किया, तो बच्चों में एक ज़िंदगी पाई जाती है जो आपको चाहे आपकी जितनी मर्जी मुश्किलात, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, उनसे निकाल के कुछ देर के लिए बहुत उनकी मीठी मीठी बातें आपको खुशी देती हैं। जी जी बिल्कुल। बच्चों में एक अजीब तरह की खूबसूरती होती है। वो बड़े डायरेक्ट होते हैं, बड़े दिलेर होते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। दिल के साफ होते हैं। जी हाँ, दिल के साफ होते हैं। और आप बच्चों से बहुत हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। मैं ये ख़ास तौर पे जब स्टूडेंट्स आते हैं नए से नए, मैं देखता हूँ कि हर स्टूडेंट जो है वो अपने साथ एक नया रवैया लाता है और काम करने का तरीका बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। तो अक्सर असातिज़ा, अगर मैं उनका टीचर हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। तो बच्चों के साथ तो वक्त बड़ा मज़े का गुजरता है, अपने बच्चों के साथ भी और रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं। जब मैं क्वेटा जाता हूँ तो वहाँ तो माशाल्लाह फैमिली बहुत फैली हुई है, ऐसा लगता है जैसे पूरा कबीला हो। तो बहुत सारे बच्चों के नाम ही मुझे याद नहीं है, बेशुमार। लेकिन ये है कि मज़ा आता है बच्चों के साथ वक्त गुजार के बहुत ज़्यादा। शाह साहब, खाने पीने की बात हो रही है, ईद की बात हो रही है, अक्सर हम लोग कर जाते हैं बदपरहेज़ी, क्योंकि अफ्तार के बाद 3 टाइम दोबारा से खाना शुरू करते हैं। तो सुबह भी हलवा पूरी खा ली, दोपहर को भी अच्छे अच्छे खाने खा लिए, रात को भी बारबेक्यू खा लिया, तो अक्सर हो जाती है बदहज़मी। तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं और कैसे अभी तक उसी तरह के हैं जिस तरह के हमने आपको बचपन में देखा था? मैं खुदा का फजल है कि मैं यानी कोई बहुत ज़्यादा खुश खुराक नहीं हूँ, कम खाता हूँ और सादा सी चीज़ें खाता हूँ। मुझे कोई ये मुरगन चीज़ें पसंद नहीं है बिल्कुल। मैंने आज तक पाए चखे भी नहीं है, हाथ भी मैंने नहीं लगाया है। वाह। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मुझे शक्ल देख के मैं ज़रा परेशान हो जाता हूँ। उनके अंदर तैरता हुआ मुझे ऑयल अगर देख खाने के। में शक्ल सही लगे तो फिर मैं खाता हूँ, वरना नहीं शाह खाता। साहब मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मुझे भी मुगल ग़िज़ाएं जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर, लेकिन हाँ मेरी चिकन से मैं बहुत अच्छी सोचता हूँ दोस्ती कि ये जो बकरियाँ हैं या जिसके भी पाए वो पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती होंगी। शाह साहब आप मेरा दिल उठा रहे हैं पायों से।
है ना? तो इसी तरीके से निहारी भी है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ों के बारे में सोचे। उन्होंने और ज़्यादा डेप्थ में मत जाए। उन्होंने सिर्फ नजरसानी करवाई है पाई की तरफ, लेकिन बाकी चीज़ें आप खुद समझदार हैं, आप उनकी तरफ खुद गौर कर सकते हैं। शुमार चीज़ें हैं। हमारा पाई ना खाएं जो सब जगह जाने वाले हैं, घर में पाल के खा लें। मैं नहीं खा सकता, मैंने आज तक चखे नहीं, आज तक नहीं चखे। तबीयत में नहीं है आपकी ना। अमरीन, ऐसी कोई चीज़ जिसके बगैर ईद नामुकम्मल है? नया जोड़ा, क्या बात है। वो तो लाजमी है ना, वो लाजमी सुन्नत भी है, हाँ। अल्लाह ताला के नबी ने उसके कहा है कि बगैर अगर तो आप आप- फोटो हाँ। बिल्कुल बाकी चीजें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते कॉम्प्रोमाइज नया कर हेयर स्टाइल, हाँ, हेयर स्टाइल तो जरूरी है। हेयर स्टाइल तो फिर सेकेंडरी आ गया ना फिर। काफी ज्यादा चीजें नए जेवर, हाँ। जूते, एक तो मतलब ठीक है, दूसरी ईद पे तो हम लोग जाहिर है किचन में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ होते हैं। यही ईद होती है बन ठन के निकलने की। मेरी तो फादर जो है ना, वो मुझे कहते हैं कि ईद वाले दिन चाहे पूरा साल काम करें, हाँ। ईद वाले दिन मेरी बेटियों ने कोई काम नहीं करना। लेकिन ये बस करना तैयार पड़ता हो है जाओ, ज़ाहिर है, बैठे। ईद वाले दिन जश्न है। मेड छुट्टी हाँ, सबको मैं तो करना कोई काम चाहिए, नहीं करती वो तो ईद बहुत वाले ज़रूरी दिन। है। कुछ भी नहीं कि मेरी मेहंदी खराब हो जाए। शाह साहब, कोई एक चीज़ जिसके बगैर ईद नामुकम्मल? सेवैयाँ, वाह, क्या बात है। मीठी ईद, शीर खुरमा, मीठी ईद। सुबह का आगाज़ सवैयों के साथ जब होता है हर क्या किसी के बात घर में, और हर किसी के घर में खीर बनती है, खीर, जी बिल्कुल। लेकिन सवैयाँ जो हैं वो हमारी नेशनल डिश है डिश ईद वाले दिन होती है। और मेरे घर की जो रूटीन है वो ये है कि हमें नाश्ता ईद वाले दिन मिलता है तो किधर 12-1 बजे जाके मिलता हाँ। होगा, लेकिन सुबह सुबह ईद की नमाज से पहले सवैयाँ सबके घर में तैयार हो जाती हैं और एक दूसरे के घर में जाना शुरू हो जाती हैं। तो शेहान, आप कोई एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर ईद नामुकम्मल? नहीं, लेकिन नजम एक मिनट, शहान मैं कता कलामी की माजरत भी चाहती हूँ, लेकिन खाने की बात हो रही है, सवैयों की बात हो रही है और हम हिना को भूल गए, ये कैसे हो सकता है? हिना की तरफ भी तो हमने जाना है। यस 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 यस, हमारी बहुत ही प्यारी शेफ हिना तारिक, जो पूरा रमज़ान हमारे साथ मौजूद थी और मज़े मज़े की डिशेस उन्होंने बना के बिल्कुल। सिखाई हमें, और ऐसी डिशेस easy होती to थी cook। नजम के जब देख रहे होते थे उनको बनता हुआ तो मुंह में ऐसा पानी आ रहा होता था कि हम सोचते थे इफ्तार तक कैसे इंतजार करेंगे। यस, अक्सर डिशेस तो ऐसी थी जो इफ्तार के वक्त यहाँ से जाती थी मेरे घर और सुबह सहरी में उनसे कर रहा होता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हिना? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ईद मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? आज तो हमारे साथ है, लेकिन वैसे कैसी गुजरती थी बच्चों के साथ, बचपन की ईद? बचपन की तो बहुत ही बेफिक्र हुआ करती थी। बस ईदी लेकर हमें होता था कि हम बाजार जाएं, आइसक्रीम खाएं, चिप्स खाएं और पैसे उड़ाएं। जो ईदी मिलती थी हाँ। उसको स्पेंड करने का शौक होता वो था। बहुत ज़्यादा शौक होता था, लेकिन उसमें से भी अम्मी आधे रख लेती थी, क्योंकि अम्मी कहती कि सारे खर्च नहीं करने और जो हमें मिल जाते थे वही हम खर्च कर लेते थे खुशी खुशी। ये दुख सबका यूनिवर्सल ये है। यूनिवर्सल दुख है बिल्कुल। हिना आज क्या बना रही है हमारे लिए? क्या आप मुझे बताइए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज 3 रेसिपीज हैं हमारे पास। एक है अरेबिक मंदी राइस, जो हैं तो थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनते हैं अरब कंट्रीज में, लेकिन मैं आसान तरीके से उसको बनाऊंगी। पुलाव की तरह ही आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। और 2 डिजर्ट्स हैं, जिसमें से एक है शाही सवैयाँ और एक हमारे पास है इटालियन डिजर्ट। हम लोग आते हैं आपके पास भी, बिल्कुल। यहाँ से ज़रा गपशप समेट लें, ठीक है? फिर आपके पास ही आते हैं और फिर हम मिल के कुछ बनाते हैं और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते हैं और फिर हेल्प खुद भी करते खाएंगे। शेहान जी। अच्छा, अब मेरे नज़दीक तो आपको जो मनपसंद आपकी चीज़ होती है और मीठे के बगैर आपकी, क्योंकि मीठी ईद है और मीठे के बगैर तो होती नहीं है, तो मेरे घर में अगर रस मलाई ना हो तो मैं समझता हूँ कि मेरी ईद जो है अधूरी हो क्या जाएगी। नाम लिया आपने? रसमलाई का। अच्छा, रसमलाई घर में बनाते हैं या बाहर से लेके आते हैं? नहीं, घर में बनाते हैं और घर की बनी हुई चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छी ज़्यादा होती अच्छी हैं। होती और हैं, हिना ने भी हमें पूरा महीना जो है ये चीज़ें सिखा सिखाई दिया। हैं कि जो हम बाहर से महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं उसके अंदर आपकी हेल्थ इश्यूज भी बड़े ज़्यादा होते बिल्कुल। हैं, तो आप वो कम खर्चे में और अच्छे अंदाज में घर में बना सकते हैं। तो हिना की तमाम चीज़ें मेरे घर में भी ट्राई की गई हैं और मुझे यकीन है कि नजम आपके घर में भी ट्राई हुई होंगी। अच्छा हिना नहीं, की मेरे एक घर वाले अच्छी- बोलते हैं कि तुम वहाँ से सीखते हो ना, तो अब बना के बना के दिखाओ। हाँ, आपने ज़्यादा सीखा है। नहीं, हिना की एक अच्छी बात ये भी है कि हिना जो भी चीज़ें बनाती हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल किस्म के, सादा किस्म के होते हैं, जो हर जगह पे आपको आम मिल जाते हैं। बिल्कुल वरना अक्सर रेसिपीज़ में हम ऐसा देखते हैं कि वो इतने मुश्किल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं लोग कि हम वो इंग्रेडिएंट्स सोच के ही कहते हैं कि नाम भी यार पहली चलो दफा सुने छोड़ो होते हैं। छोड़ो बस बाद में ही कभी बना लेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ऐसे बनाने ही है, बिल्कुल की। ऐसे तो हिना ये भी लेकिन credit हिना की आपको अच्छी जाता बात है कि ये हमारे लिए वो चीज़ें लेकर आती हैं जो आपके घरों में तमाम आइटम्स मौजूद होते हैं और इजी टू कुक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही।
आपकी कोई अच्छा एक जी। ऐसी चीज़ जिसके बगैर ईद नामुकम्मल? एब्सोल्युटली नया जोड़ा मीठा तो है ही है, लेकिन मुझे मेरी जो बहनें हैं वो मैरिड हैं और जो मेरी बड़ी आपी है माशाल्लाह उनके 3 बेटे हैं, तो जब तक वो पहुंच नहीं आते मुझे ऐसे नहीं लगता कि ईद है। वो जिस टाइम बिल्कुल। आते हैं तो तब मुझे पता चलता है हाँ अब माहौल बन गया है, अब रौनकें हो रही हैं, हाँ। तो उनके आने से बस मुझे लगता है कि ये मेरी ईद है। तो बच्चों के साथ ज़रा जो है ना वो बड़ा हाँ माहौल। जी, और आपको पता है भांजे भांजियों के साथ तो प्यार ही अलग किस्म का होता है। अच्छा, उनको भी ईदी देती हैं या उनसे भी बटोर ही रही हैं? छोटे ये बच्चों सवाल बनता नहीं है, उन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। जब नहीं, 8 भांजे साल- भांजियों को तो बनता है ना ईदी देना। उनके लिए ईद गिफ्ट्स हो जाते हैं। हाँ। ईदी मैंने बाय कैश मैंने किसी को नहीं देना, उनके गिफ्ट्स हो जाते हैं। अभी भी मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मैंने उनके लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं सबके लिए। चले, Gifts लेकिन चले गए उनके मेरा लिए। इस वक्त बच्चों को एक पैगाम है कि इस दफ़ा सबको कह दें कि भाई नो गिफ्ट्स ओनली कैश, हमें कैश चाहिए, क्योंकि ईदी जो है ना वो कैश में ही मुझे तो पसंद है। ये हलीमा ने जो बात की ना, इसकी तवज्जो मैं एक और तरफ दिलवाना चाहूँगा कि जब हलीमा की शादी थी तो हलीमा ने उस वक्त भी हमें शाह साहब यही कहा कि नो गिफ्ट्स, ठीक है, ओनली कैश। भाई गिफ्ट से ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कैश जो है उससे हमारा भी भला होगा, और अब आप भी शाह जब दे साहब रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही दें। आप सोचे मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ, अब मैं किसी की गिफ्ट्स कैसे संभाल सकती हूँ, और वो गिफ्ट्स कौन ले गया, कहाँ चले गए, मुझे क्या पता। हाँ, लेकिन अब जो एक- कैश मिलेंगे वो नहीं, तो फिर मेरे हाथ जरूरी में नहीं कि होंगे। वो गिफ्ट जो वो दे रहे हैं वो आपको पसंद भी हो। हाँ, ये भी है। कैश कैश तो ज़्यादा पसंद है। बेहतर है, आप कुछ भी ले सकते कुछ भी ले सकते हैं। ज़्यादा एक सवाल मैंने शुरू में पूछा था, उधर मैं वापस आऊँगा। आपने ये तो जिक्र किया कि गवर्नमेंट हमारी ने जिस तरीके से चीज़ों को फ़रोग देना चाहिए था, जी। लेकिन ये मोहल्ला सिस्टम जो ख़त्म हो गया। पहले एक मोहल्ले में एक घर में अगर कोई डिश बनी है और पता होता था हमें कि हमारे साथ वाले घर वालों को भी ये पसंद है, सामने वालों को भी पसंद है, ज़रा ज़्यादा बना लेते थे। इसी तरीके से ईद पर आपकी फैमिली तो होती है, फैमिली जो ब्लड रिलेशन से, लेकिन वो दूर रहते होते हैं ज़रा। लेकिन शहरों में जो रह रहे हैं या इलाकों में जो रह रहे हैं, पड़ोसी इमीडिएट फैमिली होती थी और उनको तसव्वुर किया जाता था। आज ये जो हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ मूव कर गए हैं, इसने हमारे वो इखलाकी इक़दार, उनको आपको नहीं लगता कि मुतासिर किया? मेरा ख्याल है कि जो भी सोसाइटी डिज़ाइन करते हैं ये डेवलपर्स, हर सोसाइटी में एक कम्युनिटी सेंटर ज़रूर होना चाहिए, ताकि इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं लोग वो इकट्ठे हो सकें और एक दूसरे को पहचान सकें। आपने मोहल्ले की बात की, मोहल्ले में एक जुड़त होती है, लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाँ। सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के का सहारा बनते हैं अक्सर। तो इसी तरह सोसाइटीज़ में भी हो सकता है, ये तो मतलब कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि आप ऐसी स्पेसेस डिज़ाइन करें कि जहाँ लोग मिल सकें एक दूसरे के साथ। भले घर थोड़े दूर हों मोहल्ले की निस्बत, लेकिन फिर भी आप वो कर सकते हैं। और फिर कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए, मुसलसल करते रहना चाहिए। एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते रहना चाहिए। हाँ। कोई बहाना ढूंढा कि लोग इकट्ठे हों, एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे के करीब आएँ। वो जो एक खौफ होता है अननोन का, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा शाह साहब, बच्चों के लिए बूढ़ों की प्रेजेंस, दादियों की, नानियों की, या इस तरह के रिश्तों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उससे वो कितना ज़्यादा सीखते हैं? बेतहाशा बेतहाशा। मेरा ख्याल है कि हर वो बच्चा बहुत ही खुशकिस्मत होता है कि जिसके घर में नाना नानी दादा दादी हो। वो चाहत एक का level खास ही किस्म अलग की होता है। विजडम जो है वो ट्रांसलेट हो रही होती है बच्चों में। हम जब छोटे थे तो हमारे कोई दूर दराज के रिश्तेदार आते थे गांव से, देहात से, और एक एक कहानी उनकी एक एक हफ्ता चलती थी। क्या बात है। कहानियाँ सुनते थे हम हर शाम और बैठ कितना के, शौक होता था खास वो तौर पे सुनने का। सर्दियों में हमारी तरफ वो एक संदली कहते हैं, एक डिवाइस होता है जैसे ये मेज़ है, इसके नीचे आग होती है। अंगार रख दिया और ऊपर एक रज़ाई। बहुत बड़ी रज़ाई, चारों तरफ लोग बैठे हैं और कोई बुजुर्ग जो है वो या कोई अच्छी बात कर रहे हैं या कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी आपको एक साथ ड्राई फ्रूट एक हफ्ता सुन रहे हैं। वाह वाह। चाय, ड्राई फ्रूट, गुड़, जो भी है, ये मतलब हमारी कुर्बतें और मोहब्बत बढ़ाती जी हैं। जी, ये हमारे माशरे और हमारे कल्चर का एक हिस्सा था जिसको जारी रखना चाहिए। अब हमारे बच्चे जो हैं, चाहे आप पश्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, बलोच हो, अंग्रेज़ी की तमाम राइम्स उनको याद हैं, बिल्कुल। लेकिन अपनी ज़ुबान की एक भी याद नहीं। अपनी ज़ुबान के साथ भी नज़दीकत जो कुर्बत है वो बहुत ज़रूरी है, बेशक, इसलिए कि बेशक। जो इल्म आप अपनी मादरी ज़ुबान में हासिल करते हैं वो नक्श हो जाता है। नक्श हो जाता है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हमारी ज़ुबानों में ख़जाना भरा हुआ है, मतलब फोकलोर का,
पता नहीं क्या कुछ है। शाह साहब, आप दूसरी जबानों की बात कर रहे हैं, आजकल तो हम बच्चों से सुनते हैं कि उनको उर्दू ही इतनी मुश्किल लग रही होती है कि वो उर्दू की कहते बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं मतलब और अपनी जितनी ज़बानें भी हैं, ज़ुबानें हैं, इलाकाई उर्दू ज़बानें भी उर्दू हैं, हुई लेकिन या उर्दू ही बच्चे कहते हैं कि हमें ना आ रही देखिए है ना उर्दू हमसे पेपर तो पास हो एक रहा है। बिल्कुल यंग जुबान है, यानी बाकी तमाम जुबानों के मुकाबले में तो उर्दू बच्चा है, बच्चा है, बिल्कुल ठीक है ना। उर्दू तमाम जुबानों से मिल के कर्ज लेके अपने आप को एनरिच कर रही होती, जो बड़ी अच्छी बात है। मैं कहने का मतलब ये है कि चाहे उर्दू हो या पश्तो, पंजाबी, बलोची वगैरह, अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। अब टंग ट्विस्टर्स जो हैं, हर जुबान में बेपनाह टंग ट्विस्टर्स हैं। जब हम छोटे थे तो हम खेलते थे, अब हमारे बच्चों को याद ही नहीं है अपनी जुबान की कोई भी टंग ट्विस्टर। यहाँ पे इंग्लिश आ गई है। जी खैर, शाह साहब लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी नाजरीन के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, आपको जो फॉलो करते हैं, और इसके अलावा हमारी ख़ास तौर पर हमारे लिए, हमारे और लाइफ के लिए भी कोई मैसेज? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं कायद आज़म तो हूँ नहीं कि मैसेज दूँ। नहीं, मैं बहुत ही आजिज़ किस्म का आदमी हूँ जिसको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये है कि मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ जोड़ें और ट्रांसपेरेंट ताल्लुक़ हो। अपने माशरे को भी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ देखें, परखें, समझें और ये जानने की कोशिश करें कि आपका पर्पस जो है ज़िंदगी का वो क्या है। आपने एक रोल प्ले करना है माशरे में और माशरे को आगे बढ़ाना है, उससे आप पीछे ना हटें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी अमरीन, लास्ट में कुछ मैसेज बस यही, जैसे अभी शाह साहब ने भी बात की है कि रिश्तों में दूरियां बहुत हो गई हैं, सिंसेरिटी का फैक्टर बहुत कम हो गया लोगों में, और जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती जा रही है, हमारे अब देखें तो ऑनलाइन ढेरों ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग उसमें ऐड हैं, लेकिन पर्सनली आप किसी को नहीं जानते, दुख सुख में कोई आपके नहीं पहुंच पाता, और इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है हर चीज़ कि वो जो खूबसूरती थी दोस्ती की वो सब ख़त्म हो गई है। बट हाँ, रिश्तेदारों में भी आप देखें ना, बहुत इमीडिएट रिलेटिव जो आपके सगे बहन भाई हैं, बस आपने उनसे अब मिलना शुरू कर दिया है। उससे जो नेक्स्ट आपके कज़न्स हैं उनके साथ भी उतना नहीं रहा जिससे पहले बॉन्डिंग होती थी। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें भी, आपको पता है अब उस तरह से लोगों के घरों में भी इतनी जगह नहीं है, थोड़े कमर्शियल हर चीज़ हो गई है, थोड़ा मुश्किल हो गया ना उस तरह से जैसे फैमिली सिस्टम होता था। लेकिन आपके पास ये फोन है। हाँ, फोन है, एग्जैक्टली। आप इतने बहुत ज़्यादा, हाँ, कमरे में भी लोगों से अलग कर दिया। आप हर कमरे में बैठे हुए हैं तो हर वीक ने अलग अलग गैजेट पकड़ा हुआ है बच्चों को, और यहाँ पे देखें अभी भी वक्त है, मैं कहती हूँ हमें थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए। बीइंग पेरेंट्स मैं कहती हूँ आप एक टाइम लिमिट दें बच्चों की, घर का चाहे वाईफाई बंद करना पड़े आपको, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं सुन रहे हैं। आप मोबाइल के जितने नुकसानात हो रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, छोटी छोटी एज में बच्चे क्या क्या करना शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस पेरेंट्स के एंड पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अमरीन। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, मोबाइल फ़ोन को अपने ख़ास करके ईद पर ऑफ कर दीजिए और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और दूसरा, लोग जो है हम इस स्टेज पे हैं कि हम दूसरों के लिए अच्छे हैं, हम अच्छा बन के दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे पहले अच्छे अपने घर के लिए बनिए, अपनी वाइफ के लिए बनिए, अपने बच्चों के लिए बनिए और अपने वालिदैन के लिए बनिए, फिर आप दूसरों के लिए सही माने में अच्छे हों। दुरुस्त। बिल्कुल। तो कशिफ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों से ईदी में यही मैसेज देना चाहूँगी। नहीं, थोड़ा सा मुझे मेरे कैरेक्टर में भी आने दें। छीन के लिए मुझे थोड़ा सा मेरे कैरेक्टर में भी आने दें। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी, ईद के मौके है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं डराऊँगी ये ना खाएं वो ना खाएं, बस जो खाएं पोर्शन में खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ताकि आपकी जो है वो सेहत ख़राब ना हो। क्या बात, दुरुस्त। सेहत के बारे में मैसेज देना जो है वो और वाकई हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल। और हम शुक्रगुजार हैं शाह साहब आपके वक्त के लिए, अमरीन आपका, शहान आपका और डॉक्टर साहिबा आपका। एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, आप लोग से मुलाकात होती है किचन में, और जहाँ पर शेफ़ हिना हमारे साथ मौजूद होंगी, और फिर हम लोग आइए कुछ बनाते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कह रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग मौजूद हैं किचन में, और हमारे साथ है हिना, और हिना बना रही हैं 3 बहुत ही मज़े की रेसिपीज़। और आज मुझे ये सोच के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा खाने के लिए। इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आज मैं
और हिना आपको वेलकम कहते हैं हमारे किचन में। ऐसा ही है, वेलकम जी, वेलकम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अरीश मौजूद होती थी और आज आप आई हैं, तो हम यकीन से ये यकीन रखते हैं कि जितना हमें आता था, ठीक है, तो हमसे ज्यादा तो आपको आता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम हिना की हेल्प करवाते थे हर काम में। ये बहुत हाँ, अच्छे मैं बल्कि हेल्पर्स ना हैं। आपको कहना चाह रही थी कि अगर किसी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। बिल्कुल, अरीज और हाफिज साकिब तो मुसलसल हेल्प करवाते थे और घर जाके फिर आंटी कहती भी थी कि भाई जो बेटा सीख के आए हो कुछ इधर भी खिला दो सही हमें। सही बात है। तो आगाज करते हैं जी, बताएं। हाँ, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले यहाँ पे मीठा है, उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, क्योंकि जो दोनों मीठे हैं तकरीबन सेम ही हैं, क्योंकि चीज़ें इस तरह की मैंने ली हैं। तो जो शाही सवैयाँ हैं तो उसके लिए दूध आपको चाहिए होगा। अच्छा, ये जो सेमिया है ये इस तरह से है कि हम एक कस्टर्ड तैयार करेंगे। ठीक। यहाँ पे मेरे पास सेमिया है, इसको मैं पहले देसी घी में रोस्ट कर लूँगी। 2 पैकेट मैंने लिए हैं। ठीक है। उनमें से आधी मैं साइड पे रख दूंगी और आधी एक साइड पे रख दूंगी, क्योंकि जो मेरे पास आधी सेमिया होंगी उनमें मैं ये जो नट्स हैं इनको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से और टॉपिंग के लिए रख दूंगी। दूसरी जो मेरे पास सेमिया बच जाएंगी उनको मैं रोस्ट कर लूँगी। अब 2 तरीके हैं, चाहे तो आप उनको दूध ऐड कर लीजिए और दूध साथ ऐड करने के बाद चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे है कस्टर्ड, किसी भी फ्लेवर का ले लीजिए। मैंने यहाँ पे वनीला लिया है। आप यूँ करेंगे कि 1 लीटर दूध है तो जिस तरह से आप घर पे कस्टर्ड बनाते हैं उसमें 1 प्याली उसकी चीनी वही ऐड quantity करेंगे। होगी। एग्जैक्टली। हाँ। आपने कस्टर्ड तैयार करना है, लेकिन कस्टर्ड में आपने क्या ऐड करना है कि आपने उसके अंदर लास्ट पे क्रीम ऐड क्रीम करनी ऐड है करनी जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम उसको साथ साथ करते रहेंगे। कस्टर्ड तैयार हो जाएगा एक साइड पर, आपकी ये सवैयाँ रोस्ट हो जाएंगी देसी घी में एक साइड पर नट्स के साथ। यहाँ पर मेरे पास खोपरा मौजूद है, मैं ये भी इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। अच्छा, ये और- जो है बर्फी, हाँ, ये बर्फी। किस लिए? अब देखिए ईद होती है तो बहुत सारी आपके घर मिठाई आती है ना, Yes. तो अमूमन वो वेस्ट हो जाती है। तो आप उसको ज़ाया ना करें, उनको आप इस्तेमाल उसको में लें। इस्तेमाल करें। इवन आप उसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तो हल्का सा माइक्रो कर लें। मतलब वो यहाँ खराब पर- नहीं होती? नहीं, खराब नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर ये 6 पीसेस लिए हैं बर्फी ताकि मैं इसको, हाँ, या आप खोया ले लें या आप बर्फी ले लें। तो चूंकि हमारे घर में बहुत सारा आ जाती है मिठाई तो हम इसको इस तो तरह बर्फी कंज्यूम को कर लेते इस्तेमाल हैं। कर लेते हैं। तो जब हम कस्टर्ड तैयार करेंगे, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसमें हम ऐड करेंगे क्रीम के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास बर्फी मौजूद है ये इस्तेमाल करेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे, इससे अरोमा बहुत अच्छा आ जाता है। वो एक थिक सा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। फिर जो रोस्ट की हुई मेरे पास वर्मिसेलीज हैं, सवैयाँ, उनको मैं लेयरिंग करूंगी। यानी कि मैं कोई डिश लूंगी या मैं छोटे से रेमिकिन्स ले लूंगी, उनमें मैं रोस्ट Layers। नीचे लगाऊंगी। हाँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो कस्टर्ड क्रीमी कस्टर्ड और उसके बाद जो मैंने रोस्टेड दोबारा से सेमिया की थी नट्स के साथ मैं वो ऐड करूंगी। ठीक है। और ये हमारा डिजर्ट तैयार हो जाएगा। सही। बस थोड़े सा आप समझिए कि आपने कस्टर्ड के साथ सवैयों को तैयार करना है, बीच में खोया बादाम पिस्ता डाल के, तो वो शाही टच आ जाएगा। ठीक है जी, शुरू। यहाँ पर है मेरे पास चावल और इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मेरे पास 2 ग्लास चावल भिगोए हुए हैं और यहाँ पर है मेरे पास चिकन। अगर आपको स्किन वाला चिकन पसंद है, क्योंकि यूजुअली मंदी ऐसी होती है कि पूरा होल रोस्ट चिकन होता है या लैम्प, तो वो उसको बनाते हैं ओवन के अंदर चावल सब्जी नीचे होते टाइप हैं। जैसे हाँ। जिसके ऊपर स्किन हो। तो लेकिन अब घरों में हर वक्त ये मौजूद चीजें नहीं होती ना, होती। हमारे पास इतना टाइम होता है, तो हम थोड़ा सा क्विक इनोवेशन करते और हैं। ये हर जगह से, जैसे कि हमने आपको बताया है, हर जगह से मिलता भी नहीं, किसी हाँ। स्पेसिफिक जगह जाके वो स्किन वाला चिकन लेके स्किन वाला लेना पड़ता है, या कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो हमारे एक्सेस में ना हो तो क्या करें। बिल्कुल। तो मैंने ये बड़े पीसेस लिए हैं कट्स वाले। आप चाहें तो आपको पसंद है अगर तो ज़्यादा फैमिली आप छोटे पीसेस करवा लें। और यहाँ पर है मेरे पास स्पाइस, तो मैं पहले इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन मैंने ऐसे करनी है कि मेरे पास यहाँ पे लेमन, ड्राई लेमन मिल जाए तो बहुत अच्छे, मुझे मिले नहीं तो मैंने ये साबुत लेमन रखे हैं जो मैं पुलाव में डालूंगी। कुछ काली मिर्चें हैं, कुछ लौंग हैं, ज़ीरा है मेरे पास 2 से 3 चम्मच। मेरे पास यहाँ पे हरी इलायची है 3 से 4 दाने, मोटी काली इलायची है, सिनेमन है, यहाँ पर आप देखिए ये बादियान का फूल है और एक बे लीव है। अगर आपको नटमेग का फ्लेवर अच्छा लगता है, जायफल, तो वो ज़रूर ऐड तो कीजिएगा। ये देख के सब कुछ अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि जिस तरीके से इफ्तार पे हम लोगों के पास 1-2 डिशेस होती थी और उसी हिसाब से हमारा ये टेबल भी उतना एक ही होता था, लेकिन आज ईद का दिन है तो मेहमान ज़्यादा आते हैं तो किचन भी इसी तरीके से बिखरा हुआ है और ज़्यादा चीज़ें हमारे फ्लोर पे ऐसा ही मौजूद है। तो मैं ये थोड़ा सा इसमें मैंने नमक भी डाला है और मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया। अगर क्योंकि अरेबिक फूड में स्पाइसेस नहीं होते ना, हाँ, ज्यादा हलीमा, स्पाइसेस नहीं होते, तो वो नमक स्पाइस का कम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल। तो अगर हमें बहुत ही ज़रूरत महसूस हुई कोई तो हम बहुत ही चटोरे लोग घर पे मौजूद है, सारे ही तो होते हैं जी, सारे ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें भी रखी हैं लेकिन मैंने लाल मिर्च नहीं रखी, कि थोड़ा टेस्ट हम उसी को लेके चलें, लेकिन वरना आप तो ऐड करना टेस्ट ही चाहें सारा ऐड अप हो हाँ तो जाएगा। कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं इसको फ्राई पैन में बनाऊंगी तो मैं लास्ट पे इसको ना कोयले का धुआं दूंगी, ठीक है। ताकि हमें थोड़ा सा वही ना खुशबू आ जाती है खुशबू आए, उसमें बड़ी स्मोकी सी मजे की फ्लेवर आ जाए। इसको कर लेंगे हम फ्राई पैन में, रोस्ट कर लेंगे और चावल तैयार करेंगे जिस तरह से आप यखनी पुलाव तैयार करते हैं। प्याज ब्राउन करेंगे,
लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे उसमें ये बल्कि जो भी चीज़ें आप बना रही हैं हाँ। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे एक आपकी डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ड्यूरिंग रमज़ान, तो मैं चाहूँगा कि लोग हमारी पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन के एपिसोड में से वो निकाल के एपिसोड देखें और अपने घर में बनाएं। सब मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी चंगेज़ी चिकन। अच्छा वो बहुत लजीज था, बहुत उम्दा था, और अभी तक की जो मुझे रमज़ान की सबसे सबसे बेस्ट अच्छी डिशेस चीज़ में से कोई चिकन के हवाले से डिश लगी तो वो चंगेज़ी चिकन था। बहुत क्या शुक्रिया बात है। इसका मतलब आपने खाई थी सहरी में। मैंने चले बिल्कुल अब उस तो वक्त अब सहरी तो में मैं ट्राई करूंगी वो कि क्या क्या है वो और बहुत कैसे उम्दा, बनती बहुत है। उम्दा चीज़ थी। जरूर। और जो तीसरी रेसिपी है वो एक इटालियन डिज़र्ट है और उसके लिए हमें वो एक मीठे से बिस्किट चाहिए होते हैं। अभी मेरे स्पेस कम है तो मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स नहीं रखे, लेकिन उसके लिए भी हम एक कस्टर्ड तैयार करेंगे, उसके हम लेयरिंग करेंगे। तो आपको याद होगा कि एक ऐड आएगा जिसमें एक बाबा जी तस्वीर से निकला करते थे तो हम वो मीठे वाले कुकीज़ ले लेंगे और ठीक है। उसको हम क्रश करेंगे बहुत सारा और उसकी हम लेयर उसकी बिछा लेयरिंग देंगे, करेंगे ठीक और हम एक कस्टर्ड तैयार करेंगे और वो भी इस तरह से होगा, दूध है, क्रीम है उसमें और उसके अंदर कुछ कस्टर्ड इस्तेमाल करके वो लेयरिंग मैंने आपको ना सिमिलर चीज़ें ली हैं ठीक। ताकि आप थोड़ी डिफरेंट हो जाए आसान, चीज़ें, हाँ, लेकिन मगर आसानी भी हो। तरद्दुद ना आपको ज़्यादा करना पड़े। तो उसके ऊपर आप टेट्रा क्रीम जो है वो या व्हिप क्रीम जो केक्स के ऊपर लगती है आप उसकी लेयरिंग करेंगे और जो नट्स आपको पसंद है जैसे पिस्ता है, बादाम है और कुछ डेसिकेटेड कोकोनट है आप उसका इस्तेमाल बस हम करेंगे। शुरू करते हैं अब। तो हम ठीक इसको है जी। स्टार्ट करते जी हैं। जी। लेकिन मैं हमारे जो देखने वाले हैं उनको बता दूं कि व्हिप क्रीम जो है ये बहुत ही आसानी से किसी छोटे से छोटे जनरल स्टोर पे भी मिल जाती है। तो ये कोई ऐसे ही ऐसी है। चीज़ नहीं है जिसको आप सोच के कहें कि ये मैंने मीठा नहीं बनाया। हाँ, अब तो मिलना शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, पहले एक दौर में है ना ये चीज़ें हुआ करती थी नायाब, अब तो हर छोटी से छोटी दुकान पे ये चीज़ें ऐसा अवेलेबल ही हो है जाती हैं। क्योंकि अब लोग बहुत शौकीन हो गए हैं। इवन कि अब आप ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं चीज़ें तो आपको और आसानी है से ना, घर में मिल कोविड जाती के है। बाद भी ये हुआ है ना कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने चीज़ें घर में बनानी शुरू कर दी। हाँ, तो वो बिल्कुल। ऑब्वियसली जब वो इंग्रेडिएंट्स देखने जाते थे तो फिर वो भी ढूंढनी पड़ती थी। ऐसा तो ही लोगों है। ने भी वो लानी शुरू कर दी कि हाँ भाई अब घर में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो तब तक हम भी जो है चलते हैं, जरा टांग पे टांग रख के बैठते हैं। हमारे दो जो मेहमान जी, बैठे जी, हुए जी, हैं उनके हमारा साथ, और हम इंतजार भी कर थोड़ी रहे थोड़ी हैं। देर बाद आवाज़ देते रहेंगे कि कुछ है ना? बना है, कुछ बना है। है ना, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो यू कैन कॉल। बहुत शुक्रिया, मैं बुला चले लूंगी जी। आपको। चलें जी, आएँ प्लीज़। हमारे साथ दो प्यारी प्यारी सी शख्सियात जो पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में मौजूद थी। कुछ देर पहले हम वहाँ पर छोड़ के आए, हमने बोला वहाँ से अल्लाह हाफिज़ इनको कर दें, लेकिन इन्होंने जाना जो इन्होंने है वो हमारी मुनासिब जान ना समझा। नहीं छोड़ी। तो आइए फिर दोबारा से मिलते हैं, बैठते हैं, और वहाँ पर ना ज़रा कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थी, तो इनसे ज़रा कुछ अब गपशप लगाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेहान आकाश और डॉक्टर कशफ। आज तो शेहान आकाश जो है मैं वहाँ पर पूछ नहीं सका, ये आज बदलाव जो है, ज़ाहिर बात है ईद है, ठीक है, लेकिन शॉपिंग का टाइम जो है वो मिल जाता है आपको, हमें तो नहीं मिला शॉपिंग का नहीं, वक्त। नहीं, शॉपिंग का हमें तो टाइम जो ऑफिस ने दे दिया हमने पहन लिया। पहन लिया। नहीं मिलता है शॉपिंग का टाइम, लेकिन क्योंकि मीडिया साथ साथ चल रहा है तो उसके लिए हमारे पास वैसे इतनी एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है कि वो चल जाती है। तो ये सिचुएशन अच्छा, लेकिन आकाश अगर अब इन कपड़ों में करनी पड़ जाए कोई एक्सरसाइज तो फिर क्या करेंगे? मैं भी यही क्यों कहने भाई, वाली क्यों थी। करनी पड़ जाए मुझे एक्सरसाइज? इतनी कौन सी मुझे नहीं, मजबूरी लोग आ होते गई हैं है। ना इस किस्म के, अच्छा करके तो हाँ, दिखाएं जरा। ये हाँ। तो थोड़ा सा लोगों को है कि लोग वैसे भी ना एक्सरसाइज को वो समझते हैं कि जी ये कोई दीन से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक अलग डिबेट है, कभी इंशाल्लाह नजम हम इस पे बात करेंगे। Yes. इस वजह से वो फिर पैंट शर्ट या ट्राउजर शर्ट नहीं पहनते हैं, उसको करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो सलवार कमीज पहन के भी जो है वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यार करें, मैं कहता हूँ कुछ भी पहन के लेकिन गए, हल्का करें, लेकर आए। अपने कम से कम शुरू तो करें ना। तो डॉक्टर साहबा, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है ईद के दिन? और आज मैं हरगिज़ ये नहीं पूछूंगा कि हम क्या टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। अगर आपने ज़बरदस्ती खुद ना, चीट डे है और आज हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है। हाँ, और अगर आपने ज़बरदस्ती खुद ना बताना शुरू कर दिया कि हम ये करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, तो मुझे कुछ बताएं, कोई इंटरेस्टिंग किस्म के किस्से तो ज़रा सुनाएं, कोई अपनी लाइफ के, कोई आपको याद आते हो, दोस्तों के साथ कोई बचपन के, कहानी, कोई कुछ। कोई कहानी। अच्छा, सबसे पहले तो वही है कि थोड़े से अपने करेक्टर वाली बातें कर लेते हैं। हम सबको पता है आज ईद का दूसरा दिन ये है। क्या बात हुई? ये कैसे? हम मैंने चाह रहे पहले हैं कि मना किया है, को तोड़ा जाए, मैंने पहले मना किया, हाँ। और फिर आप जो है फौरी तौर पे- करेक्टर में फौरन आ नहीं गए। नहीं, मेरी बात वही है, अब जो मेरी जॉब है, जो मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। ईद के दिन भी मैं चाहूँगी कि लोग अच्छा अच्छा सब करें, सब कुछ खाएं, लेकिन ज़रा देख भाल के का खाएं। खाएं। ईद हाँ, का दूसरा क्योंकि दिन है, अक्सर दूसरे दिन दावतें हो जाती हैं। दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जो लोग दावतें कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़े से जो है वो टिप्स हैं, और जो लोग दावतों पे जा रहे हैं उनके लिए चलें भी पहले थोड़े से हम लोग ये tips सुन लेते हैं। जी जी बताइए। तो जो लोग दावतें कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए ये है कि अपने दस्तरखान पे सैलड्स बड़े प्यारे प्यारे बना के रखें, ताकि लोग ना चाहते हुए भी ना उनको खाएं।
ठीक है। इस तरह यह है कि आप उनकी उनकी शक्ल शक्ल भी इतनी ख्याल प्यारी करें, हो कि बंदा उनकी कहता है थोड़ा सा प्यारी ले लेते ड्रेसिंग कर सकते हैं और जो आपका कुछ खर्चा हमने भी कम होगा। भरपूर सीखा है अपनी शेफ से, ठीक है। उसके Yes, अलावा हल्का फुल्का presentation जो कैसे है होनी वो अपने खानों में थोड़ा थोड़ा जो है ना वो तेल का कम इस्तेमाल करें। ये बात आकाश ने कही भी थी कि 6 चमचों में जो है वो आपकी आसानी से जो है वो तैयारी हो जाती या है। ऑर्गेनिक तेल जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह ये हल्की चीजें भी फुल्की, हाँ, इस्तेमाल करना ठीक है। शुरू कर देनी और चाहिए। अगर आपके साइड पर कोई आ रहे हैं बहुत जैसे कि गर्मी जिनको है, शुगर है साथ या साथ फिर आज महसूस हो जिनको रही। ब्लड प्रेशर है, तो उनका भी आप यकीनन ख्याल करें। बस थोड़ी मोड़ी बातें थी, आपने खामखा इतना जो है वो माइंड किया है। ठीक हो गया। तो अब नहीं, बता हम दें। चाह रहे थे कि आप करेक्टर से निकले, अपनी जाती जिंदगी के बारे में पर बताएं यू नो लोगों को। मैं ये भी चाहती हूँ ना कि हाँ। मैं आज के दिन भी कुछ ना कुछ लोगों का भला कर दूँ। अच्छा चले अब उस सवाल की तरफ दोबारा आ जाते हैं जो नजम ने किया था। कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी बच्चों के साथ या बचपन में दोस्तों के साथ कोई की हो शरारत ईद वाले दिन और डांट पड़ गई हो, कोई इस टाइप की बात? देखिए हम तो ऐसे बच्चे थे, आपको मैं बताता हूँ कि मिली ईदी, ठीक है, उसके बाद हम लोग उस एज में भी रहे हैं। आजकल के बच्चों ने ये वाला ज़माना जो है ना वो मिस किया हुआ है। शिहान मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम लोग जाते थे, आजकल भी है कहीं ना कहीं, जाके आपने जो है वो गन ली, ठीक है, और फिर जो है आप एक दफ़ा गन ले लेते हो छरों वाले, ठीक है, और फिर जो है आप जाके छरों के पैकेट इकट्ठे अलग करके से। रखते थे। अच्छा, उसमें भी बड़ा मुकाबला होता था, जिसको ज़्यादा मिलती थी वो लेज़र वाली गन लेता था, जिसको वैसे बड़ी मिलती गन। थी ईदी वो वैसे दूसरी गन। और पटाखे, तो फिर उसके बाद क्या होता था, हमारे इलाके में उस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो घर कुछ अबंडेंट थे, कोई एक कोने में घुस जाता था, मिशन- टीम्स मिशन बना चल के, रहा था कोई पूरा। एक कोने में। तो इस किस्म के बड़े मजे मजे के वाकयात होते हैं बचपन के किस्से। तो आपके क्या मजे का बचपन नहीं गुजरा? मेरा बहुत मजे का बचपन गुजरा है। मैं वो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं टॉम बॉय टाइप नहीं होता, क्योंकि मुझसे मेरा बड़ा भाई था, तो मेरी जिद होती थी जैसे इसकी शेरवानी है या वैसे मैंने पहननी है। तो 4th-5th क्लास तक मेरे जो है ना वो लड़कों वाले कपड़े कपड़े होते थे, आते और रहे। बिल्कुल मेरे इतना इतना हेयर कट होता था, और यही होता था कि बस लड़कों वाली हरकतें। तो फिर सुबह ये सवेरे- बदलाव कैसे आया, लड़की कैसे बनी आप? ये थोड़ा टाइम के साथ साथ आ जाता है, यू नो। फिर हर टाइम आप ऐसे नहीं रह हाँ, सकते। वो एक एज होती है जहाँ पर 5th-6th तक आप आ जाएं तो वो फिर आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है। और सही वही बात। बात है कि वो थोड़ा बहुत भाई की वजह से था ना, जब थोड़ी बहुत अकल आने लगी तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने लड़की बनाया, तो इस अपनी जो गर्लीहुड है इस चीज़ को भी इंजॉय करना Yes, आपका पहला एक्सपीरियंस था, बल्कि मैं पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा आपको बीइंग इन द पार्ट ऑफ ऑल लाइफ रमज़ान ट्रांसमिशन एंड एज वेल एज द फर्स्ट टाइम इन On मीडिया screen, हाँ, ऑन media। स्क्रीन? डरी भी थी थोड़ा हाँ, हंस बहुत। के। साथ ये थे आकाश थे मेरे और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, घर वाला माहौल है। तो वो चीज़ जैसे मेरे जहन में बैठी, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं होती। पता अभी भी मतलब लग ही नहीं रहा कि जैसे अभी कोई शो रिकॉर्ड हो रहा है, मजे की गपशप लेकिन चल रही कश्यप है। की वाकई ये जो चीज़ होती है ना कि आप दूसरों को कितना आप उनको इजी फील कराते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। और जिस तरह नजम ने शुरू में भी कहा था कि टीम वर्क होता है ये सारा जो हम लोग कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी एक बंदा ऐसा है ना जो इजी फील नहीं कर रहा, तो वो चीज़ स्क्रीन पे फिर नजर नहीं आएगी बात अच्छी है। तरह से। तो इसलिए हमारी सबकी जितने भी लोग ऑन सेट मौजूद होते हैं, सबकी यही होती है कोशिश कि दूसरा बंदा जो है वो इजी फील करे, उसको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, या कोई मसला हो भी तो दूसरा बंदा उसे टैकल कर दे। तो आपने किया फिर उनको टैकल, आपने उनकी मदद की? नहीं, मैंने तो बस इन्हें यही शुरू में बताया क्योंकि कशिफ का पहला एक्सपीरियंस था। तो और लाइफ की जो हमारी टीम है, खुसूसन हमारे एमडी साहब मौज़म साहब खुद यंग हैं, और वो उनका हमेशा से ये विजन और मिशन रहा है कि यंगस्टर्स भी आगे आए मीडिया के अंदर और चांस दिया जाए लोगों को। उनका ये कहना है कि जिस बंदे के पास टैलेंट है उसके लिए और लाइफ के दरवाजे खुले हैं। बेशक, तो मैंने यही बात की। और दूसरी बात ये है कि सुभान यहाँ पे अल्लाह। हाँ, उधर से बेसाख्ता निकला है, सुभान और अल्लाह। दूसरा हमारे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर साहब, इजाज साहब, हसनैन साहब, और ये वो लोग हैं कि जो ये हमारे इधर टीचर्स इधर हैं। इधर कैमरा, जरा मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। ये ये टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है, करने अपनी के काम काम, पक्के है ना? करने के, अपनी नौकरी पक्की करने के, अपने चेक पक्के करने के, ठीक है। अल्लाह हमें भी ये टैक्टिक्स और और ये ये इसमें तौफीक मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये सारे काम सबने नजम से सीखे। नजम से किस तरह से सीख लिए, पूरी रमजान ट्रांसमिशन में सब गवाह हैं। नहीं, नजम तो भी नए नए, मैं काफी अरसे से ये काम Yes. करते आ रहा हूँ, भी ये नजम सीखेंगे आस्ता आस्ता, Yes. ये चीजें जो है नजम नजम ने को पता सीखा चलेगी। आकाश से। लेकिन नहीं, नजम माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें। लेकिन इसमें ये है कि आपको मैं यकीनन ये बात कहूँ कि और लाइफ, क्योंकि जो मेरा मीडिया का एक्सपीरियंस है 8-10 साल से, जिन चैनल्स में मैं गया हूँ, जिनके साथ मैं रहा हूँ, और लाइफ मैं समझता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। ये एक इदारा है कि जो आपको सिखा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से सिखा रहा है हर बंदे को। हर इदारे को एक इदारा होना चाहिए सिखाने वाला, बिल्कुल और ऐसे। उसमें कैपेबल लोग ऐसे होने चाहिए जो नए आने वाली जनरेशन को सिखाने
दिखा सकें, बिल्कुल उनको ऐसे, टाइम दे सकें और उनको स्पेस दे हाँ, सकें। उनको स्पेस दे सकें। इन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि काफ़ी जगह पे यहाँ आने से पहले जॉब का भी एक्सपीरियंस हुआ, इंटर्नशिप का भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं आप बस यहाँ बैठ जाए, आप बैठ के देखें। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फील किया कि वो लोग कहते हैं नहीं, जब तक उतरोगे, जब तक ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे ना, ड्राइविंग नहीं बिल्कुल आएगी। बिल्कुल ऐसे। ये इन लोगों की यहाँ पे सोच है, तो- तो ये बहुत ही पॉजिटिव तो है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ़ज़ाइल और टीवी बयान करने के बाद। ठीक है, अहमियत और वो फ़िक्र और जो दानिशमंदी है वो हमने बयान कर ली। तो अब मुझे ये बताएं शहान, सीरियस बातें हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं अच्छी लगती है, हमने पूरा रमज़ान सीरियस serious बातें की हैं, बातें लोगों की की हैं। भलाई की है। आज ईद का दिन होता है, उन्होंने चीट डे का बोल दिया, तो ज़रा आज खुल के इजाज़त है मेरी तरफ से। दिल की भी जो है ना वो बातें हलीमा करें। आप नहीं थी, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, नजम को सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन थी जिस दिन सेगमेंट ऐड हुए और जिस दिन सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि नजम से ज़्यादा सीरियस रहा नहीं जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो नजम जो है, ये बात मुझे पता है, ये मैं ऑन स्क्रीन बता रहा हूं। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। लोगों ने देखा है कि किस कंसिस्टेंसी के साथ मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन में नहीं हमारे लेकिन उलमा हज़रात नजम के ये साथ बैठे वाकई हैं। होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं, फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं, तो आप फिर और ज़्यादा मज़ा आने लग Energetic जाता है हो ना जाते हैं आपको, आप एनर्जेटिक हो जाते हो। तो जब भी होता है कि आप सिर्फ एक कन्वर्सेशन में ही रहते हैं, तो आपको होता है कि नहीं यार थोड़ा सा बाउंडनेस हो गई है। अब नजम जो है वो वहाँ से उठ के यहाँ भी आ रहा था, वहाँ से आप लोगों के पास आया था, वहाँ से बच्चों के पास जा रहा था, तो वो ऑब्वियसली एनर्जी लेवल जो है वो इंसान का बूस्ट होता है। बल्कि मैं हलीमा की तारीफ भी बिल्कुल हम लोग करेंगे। हलीमा ने जिस तरीके से सहरी की ट्रांसमिशन होस्ट की और जाग के सहरी की ट्रांसमिशन, क्योंकि सहरी के वक्त जो है वो सहरी की ट्रांसमिशन करना इज़ लाइक उस वक्त नींद का गलबा जिस तरीके से तारी हुआ होता है, बाकी तो पूरा दिन होता है। हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन जिस तरीके से कर रहे थे। खैर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे और फिर से किचन में चलेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। ईद की ढेरों खुशियाँ आप लोगों को मुबारक। जी एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। शो में इतनी बातें चल रही हैं, नजम ऐसे कि भी कोई बातें पूछे। वाह, मतलब हलीमा का दिल कर रहा है कि अब वो सवाल कर करके अब इनका दिल कर रहा है कि कोई मुझसे भी जो है ना वो सवाल करे। सवाल चलिए मैं पूछे। आपसे सवाल करता जी हूँ जी कि पूछे पूछे। आपकी बचपन की ईद कैसी थी? मेरी बचपन की ईद बड़े मज़े की हुआ करती थी। छोटी ईद हम लोग यहीं पे पिंडी में किया करते थे, ईद उल फितर, और बड़ी ईद ज़्यादातर हम लोग साहिवाल में किया करते थे। और साहिवाल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ औक़ात बड़ा ऐसा क्या है उधर अल्हम्दुलिल्लाह इतना जोरों शोर से निकला है? ये ना मेरे दादके हैं, मेरे कज़न्स हैं, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे मैंने जाके। समझा शायद वो जन्नत के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए जो है ना छोटी अल्हम्दुलिल्लाह ईद में जल्दी जो निकला। सबसे मज़े की चीज़ होती थी वो ये थी कि जब ईदियाँ मिल रही हुआ करती थी, तो हम में से कुछ कज़न्स जो शरारती थे, वो एक दूसरे को इशारा करके जो पास बैठा होता था ना, वो पूरी गड्डी छीन लेता था, और वो फिर काफ़ी जो है ना वो अच्छा, आपकी तरफ गड्डियों में भी ईद मिलती थी? हमारी तरफ तो 10 रुपए से शुरू होकर 100 रुपए पे खत्म हो जाती थी। वो एक गड्डी होती थी होती थी। जिससे एक एक दो नोट सबको दिए जाते थे, ठीक है? तो हम लोग वो गड्डी छीन लिया वाह। करते थे और फिर जो है उसमें से काफी नोट गायब कर लिया करते थे। नहीं और वैसे बड़ी ये बाद में डांट भी पड़ती अक्सर होता था मेरे साथ। ईद के किस्से ही सुना रहे हैं ना हम लोग, तो ईद का एक ये भी किस्सा है कि जब ईद खत्म होती थी आप लोग स्कूल में वापस आते थे तो आपसे पूछा जाता था, सारे दोस्त मिल के बैठते थे और पूछते थे कि ईदी जी कितनी हुई है? ईदी कितनी हुई है? कितनी थी। अब वहाँ पर जो है ना कुछ बच्चे अपनी तरफ से पता नहीं छोड़ रहे होते थे या क्या होता था, ठीक है? वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना वो शापर फाड़ने के जो है ना वो मुजाहरे हम लोग देखते थे। यहाँ तक कि मैं हैरान परेशान था, 6वीं क्लास में बच्चे की 50,000 ईद हो रही है। और उस जमाने में ऐसा भी कोई नहीं होता ऐसा होगा। को- वैसे हाईएस्ट कितनी बच्चे है बोलते आपकी थे। नजम? आपकी कितनी? मेरी 9,000 हुई थी सबसे हाईएस्ट हाँ, याद होगा बचपन के जो मुझे याद है। हाँ, हाँ, अभी उस हिसाब से जब मिलती है तो अभी तो आपको ऑब्वियसली कि देखें, अभी भी मैं तमाम वालिदैन को ये कहूँगा कि वालिदैन का हक बनता है बच्चों को ईदी दें, और मेरे माँ बाप मुझे जबरदस्ती जो है ना वो ईद देते हैं। और वापस ठीक ना है? लें उनसे। ठीक है? हाँ, और वापस रखने ना के लिए। कश्यप से प्लीज वापस ना ले, अगर कश्यप के घर वाले सुन रहे हैं तो नाम पे कश्यप से ना प्लीज अब वापस ना नहीं ले। देती तो होती अब तो वो वापस, ज़्यादा बचपन में होती है देती ईदी, हाँ। अब अभी भी मिलती है, ज़्यादा होती है, लेकिन उस वक्त में 9,000 मुझे मैक्सिमम याद है। आपको कितनी? मुझे इतनी याद तो नहीं है, लेकिन मेरी ठीक ठाक होती थी। इतना नहीं मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये मैंने छोड़ ये आप नजम को कह रही हैं कि छोड़ने की जरूरत नहीं मैंने पड़ती, किधर तो- छोड़ा? क्योंकि मुझे मैंने मामा से 9,000 अलग मैंने मिलती 9 है, लाख तो नहीं बोला। मामा से अलग मिलती है, बाबा से अलग मिलती है,
और बाबा से हमेशा अल्लाह के शुक्र है ज़्यादा मिलती थी। और फिर ज़ाहिर है चाचों से और मामुओं से, खालाओं से, फूफों से, सबसे मिल मिला के काफ़ी हो जाती थी, इतना झूठ नहीं बोलना पड़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आप दोनों के लिए ना आपकी बात में कर रहा हूँ कि लोग जो जानना चाहेंगे, मैं ज़रा आवाम की आवाज़ बन के कि इतनी देर आपने सबसे सवाल पूछे, तो आप दोनों ये भी बता दें कि ईद वाले दिन आप दोनों क्या करते हैं? ईद वाले दिन क्या करते हैं जी? सुबह आगाज़ होता है मेरा, तो मैं अगेन जिस तरीके से हमारे रमज़ान में रूटीन होती है कि रात को नींद नहीं आती, तो चांद रात को भी आपको रात को नींद नहीं आ रही है। चांद रात को तो वैसे ही नहीं आती है, वो तो रोने सुबह की है। अलग होती है, ईद से ज़्यादा चांद रात की खुशी होती है। और जब हमें याद है 29वें रोजे के बाद ईद होती है ना, तो उसकी खुशी अलग होती है, अलग होती है, दोबाला, ज़्यादा होती दोबाला। है कि आपको चांद का अचानक इंतजार ईद होती है ना, वो अचानक अचानक ईद ईद होती है। और 30वीं के बाद अच्छी ईद होती है, लेकिन वो वो आपको पूरे confirm दिन ईद पता होती वो है। हमें कंफर्म होता है कि ईद होगी। तो आपको जब खुशी होती है ना सुबह सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद, फौरी तौर पर पता है क्या होता है, घर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ईद की जो लगती है, चाहे वो बड़ी ईद हो चाहे वो छोटी ईद हो, सुबह सब उठ जाते हैं घर में हाँ, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। और सबसे और बुरी चीज़ सारा कि फिर दिन सो भी आपका जाते हैं। पास पड़ी याद। हमारे घर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सोने का। मेरी ईद जनरली रात को लेट, क्योंकि बाल बन रहे होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमें पता होता है पूरी कि रात तैयार होना है। हाँ, पूरी रात बाल बन रहे हैं और हम चारों बहनें हैं भी, सबके लंबे लंबे बाल हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह जो है मेरा जो भाई है वो ईद पढ़ने की नमाज़ पढ़ने से जाने से पहले उठाना शुरू करता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम नहीं उठते क्योंकि लेट सोए होते हैं। वापस आके तो वो बस धक्के देना शुरू हो जाता है ना कि उठो, और उठने के बाद नाश्ता करने के बाद तैयार होना, और लड़कियों की तैयारियों में आप लोगों को पता है देर भी काफ़ी लगती है। उसके बाद ईदी सेशन, माम बाबा से घर से निकलने से पहले या लोगों के आने से पहले हमें होता है माम बाबा से ईदी बटोर ईदी लो। बटोर। हाँ, क्योंकि वरना रात को फिर मामा कहती मैंने तो इतने लोगों को ईदी दे दी, अब मेरे पास पता नहीं इतनी है भी या नहीं, तो आप हम तो सुबह सुबह ही सुबह ले ही लेती ले हैं। तो आप भी शहान अपने बच्चों से ईद देते हैं वापस? नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, और इसीलिए उनकी ईद मिलती ही नहीं कोई। नहीं मिल जाती है। उनकी ईद चली जाती है उनकी मामा को। छोटे बच्चों का ना ये भी बड़ा जुल्म होता है कि फादर्स को बहुत कम मिलती है, ये अकाउंट अम्मी के पास होता है। नहीं, लेकिन फादर्स को अगर ये भी है कि अगर बच्चे रखवा दें कि बाबा आप ये रख लें, मुझे अपने बाबा पे हमेशा भरोसा होता था कि वो मुझे वापस कर देंगे। फादर्स वापस कर हाँ, देते हैं। वापस कर देते दो हैं। चीजें होती ये हैं, माएँ एक तो ईद और जो दूसरा होती है ना, वो बच्चों को थोड़ी वैसे सी- कोई दे दे पैसे, हाँ। तो वो भी फिर मामा के पैसे होते हैं, वो बाबा के ऊपर जो असल है। में उसका अल्टरनेट जो हमें बताया जाता है, उनकी भी बात दुरुस्त है कि हम लोग किसी के घर जाते हैं तो हम लोग जो पैसे दे रहे हैं वही पैसे वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं। बेटे तो ये इन पैसों पे आपसे ज्यादा हमारा हमारा हक हक है है। और हमारी हर चीज पे आपका हक है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो वो रेसिप्रोकल होके ना घर सब की कुछ चीज ही मिक्स हो यूं जाता है। आपस में चलती रहती है। खैर हलीमा, कोई इंटरेस्टिंग वाकया आपको याद आता हो बचपन का, ईद का या ईद त्योहार का, किसी कुछ याद मुझे आता हो? एक नज़र वाकया याद आता है जिसपे मुझे बड़ी डांट पड़ी थी। हमने बड़े मामा कपड़े लेके आई थी जो होते हैं गोटे वाले और इस तरह वाले, और मैं ईद वाले दिन खेलने लग गई थी अपने भाई के साथ फुटबॉल, तो वो कपड़े थोड़े से फट गए। आहा, क्या और- खुशबू आ रही है। जबरदस्त। हाँ, चावलों की। वाह। तो वो कपड़े थोड़े से फट गए, उसके बाद बड़ी डांट पड़ी कि भाई क्यों कपड़े फट गए और अब पूरा दिन अब कैसे गुजारोगी, और अब घर भी नहीं जा सकते दोबारा से कि दोबारा से कपड़े चेंज करके दोबारा। तो वो मुझे याद है कि उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ईद वाले दिन इतनी खेल फुटबॉल कूद नहीं नहीं होना खेलना है। चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं कि घर पे ऐसे वाकयात हो जाते थे, और बचपन के वाकये ना बड़े मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे दो वाकयात जो याद आ रहे हैं, जी जी जी, वो शुरू करें। ईद के हवाले से तो नहीं है, लेकिन त्यौहार जो मैं वहाँ पर भी बैठा हुआ जिक्र कर रहा था कि हमारी फैमिलीज जब आपस में मिलजुल कर रहा करती थी तो कितनी मोहब्बत और कितना प्यार होता था कि हमारी एक घर में हमारे जानने वालों की शादी है, ठीक है, मेरे मामू की तरफ, खाला की तरफ शादी, I know और this हम लोग गए हुए हैं उधर दूसरी तरफ। तो अब वहाँ पर ये हुआ है कि मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ और हम लोग वापस आगे मामू की तरफ आके बैठ गए। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि वहाँ से खाला का घर नज़र आ रहा है, हम लोग प्लान बना रहे हैं कि हम लोग जाते हैं वहाँ पर और जाकर सब छत पर सो रहे हैं, नीचे से शापर पानी के भर भर के फेंकते हैं। हमारा आइडिया बन ही गया और हम लोग चले गए। अब हम लोग जब चले गए तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, फिर बड़े भी जो है ना वो बच्चे बन जाते हैं। बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, और फिर वो सब, कोई खिड़की में सो रहा है तो वहां से उसके ऊपर बाल्टी पानी की फेंकी, ठीक क्या है, बात किसी को नीचे से शापर जो है वो ऊपर फेंक के चारपाई पे जो लोग सो रहे थे उनको वहां पर जगाया। फिर वहां से हम लोग भाग के वापस आ गए और आके हम लोग बैठ गए छत पे। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि वहां पर भी कज़न है, यहाँ पर हम लोग हैं,
तो वहाँ से भी बदला लेने के लिए कोई ना कोई आने जरूर वाला आएगा। होगा। बस ये हमने सोचा ही है। और यूं देखा है तो जिस मेरी कज़न की मेहंदी थी वो कज़न खुद भागती हुई आई और वहाँ पर फिर जो है ना वाटर फाइट एक शुरू हो हल्ला गई। गुल्ला शुरू। तो ये एक बहुत प्यारा और बड़े मज़े का इस किस्म का जो है ना Memories वो माहौल बन बनता है। तो इसके अलावा मुझे एक और वाक़या याद आ रहा था जो मेरे जहन से कहीं गायब हो गया इस वक्त। चले किसी त्योहार और के को मौका हवाले दे से। देते हैं, हाँ। फिर उसके बाद उतनी देर तक आप याद अच्छा, मैं एक किस्सा सुनाती हूँ, बहुत बड़ा, आप लोग हंसने वाले हैं बहुत ज़्यादा। मैं 6th क्लास में थी, उसी तरह ईद आने लगी। मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसका आर्ट्स उससे कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो दिलचस्पी है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, मेहंदी आर्टिस्ट भी है। तो मुझे मतलब ईद में 2 दिन शी वाज लाइक, आओ मैं तुम्हारे ना आगे से बाल काटती हूँ। मैं बैठ गई उसके सामने, मैंने कहा चलो तुम अच्छा सा मुझे हेयर कट दे दो, मैं प्यारी लगूंगी ईद पे ना। वो मेरे इतने बाल पहले इतने हुए ना, फिर कहती है नहीं ये बहुत बड़े हैं, मैं तुम्हारे इतने करती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो छोटी थी, इतना नहीं पता था। इतने हुए और फिर वो पता है कैसे हो गए वो ना, नहीं वो यूं आ गए। अच्छा मुझे नहीं पता, और वो बेचारी वो हंस रही है या परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा। और बात वही है कि मैंने कहा यार किया क्या है तुम, क्यों फलक क्या प्यारा क्या नहीं कहती है, वो बात तो ठीक है पर तुम अब खुद देखो ठीक है। वो जब मैंने ऐसे शीशे में देखा, वो मेरी कटिंग ना यूं आई हुई थी, उसने आगे से वो क्या नाम उसको जो भी है वो ना यूं, वो ऐसे होना था नाम पता है। और वो यूं हो गई। और ये वो जो ऊपर वाली थी ना, वो बिल्कुल इधर ऊपर, ना वो पिन में और ना कुछ। और मैंने उसे देखा, मैंने कहा उस दिन मैंने कसम उठाई, मैंने कहा आज के बाद मैं अपने बालों को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। और उस दिन से दिन आज का ये दिन मैंने प्रोफेशनल के अलावा कभी किसी को अपने बालों को काटने नहीं दिया। तो मेरा ना लाइफ टाइम का सबक था। और जिसका हुआ भी काम क्या किसी 2 को दिन साथ पहले, दे। और थैंक गॉड मैं छोटी थी, इतना मसला नहीं हुआ, अल्लाह ना करे ये करनामा आज इस एज में हो जाता तो कितना बुरा लगता। और इसी के साथ मुझे वो वाक़या याद आ गया। जी और वाक़या ये था कि हमारे पुराने दौर में आपको ये भी शहान याद होगा कि जब शादियाँ होती थी तो अक्सर जो देग पकाने वाले हैं ना, वो भी घरों में ही बैठ जाया करते थे और वहीं पर देगें वगैरह बनती थी। तो इसी तरीके से रात का फंक्शन था, दिन को देगें बन रही, और जिस हवेली में फंक्शन था वो हवेली स्पेशल ओपन हुई रात के फंक्शन की। अब तैयारी हो रही है, मैं और मेरा एक कज़न वहाँ पर गए हैं वैसे देखने के लिए। हम लोगों ने नींबू इकट्ठे किए। अब नींबू इतने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, पहले तो जहन में नहीं आया कि इन नींबुओं को इकट्ठा तो कर लिया, अब करें क्या, ठीक है फेंक तो सकते नहीं है। तो हम लोग बाहर निकले, 2-3 जर्दे की देगें बन रही थी, ठीक है। तो हमने सारे नींबू उठा के जर्दे की देग में फेंक दिए और हम लोग सुकून से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है जाके बैठ के। और शाम का वक्त अब होने लगे, तैयारी का वक्त, 4 बजे का वक्त है। तो हम लोग जाके बैठ के, इतनी देर में मेरी एक और खाला वो आई हैं और वो आते साथ मेरी वालदा का नाम और मेरी उन खाला जिनका बेटा मेरे साथ था उनका नाम मुखातिब करके कहती हैं कि आप लोगों को लगता है खट्टा जर्दा पसंद है, ठीक है। तो वो बोलती हैं क्या मतलब, बोलते आपके साहिबजादे जो है ना, ठीक है, वो जर्दे को सारा का सारा खट्टा करके आ गया। हमें तो इस चीज़ का इदराक नहीं हुआ कि हम क्या करके गए हरकत, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। मुझे हिना को देख के एक किस्सा याद आ गया, खाना पकाना क्योंकि एक हुनर है। आप नजम कहते रहे कि ये हुनर है और चाहे ये मेल को आता हो, हाँ ये आर्ट है प्रॉपर। तो मेरे साथ ये हुआ, फेस करना पड़ा कि मेरी वालदा का जब इंतकाल हो गया तो मैं अकेला था। तो मैंने कहा कि जी अब मैं जो हूँ ना कुकिंग करता हूँ खुद और उसको मैनेज करता हूँ। तो अब जैसे हम अरीज को भी मिस कर रहे हैं तो उसको ना बड़ी सारी चीज़ें हिना सिखाने की कोशिश करती थी। तो मैं अरीज जैसा ही कुछ था। तो मैं ले आया चिकन, और चिकन ला के और मैंने कहा कि जी अब मैं इसको बनाता हूँ। तो मैंने एक मेरी फीमेल कोलीग से पूछ लिया कि जी इसकी रेसिपी क्या है, मैं इसको वो गलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गल नहीं रहा। तो उससे कहा कि सोडा अगर किसी चीज़ में आप डाल दें तो वो जो है ना फौरन गल जाता है। चिकन गलने के लिए तो सोडा तो मैंने सोडा डाल दिया। तो उसके बाद आप सोचें क्या हुआ होगा, वो चिकन फट गया और वो तबाह बर्बाद हो गया। और वो मैंने छोड़ा और उसके बाद जाके होटल से मैंने खाना खाया। तो वो मुझे कोई गाइड करने वाला बंदा भी जो है ना बड़ा अच्छा था। मतलब सबके बचपन की ना स्टोरीज होती हैं जो बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी मासूम होती हैं, बड़ी प्योर होती हैं। वापस हम लोग किचन की तरफ भी जरा नजरसानी करते हैं, उधर भी बढ़ते हैं। आइए जी। और किचन में हिना जी जी उनके आज कैमरे की तरफ से तो अच्छी अच्छी खुशबुएं नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे जब हम बैठे हुए हैं तो फील कर सकते हैं कि बड़ी ही शानदार खुशबू जो है ना कहाँ तक पहुँचा। मैंने चावल दम दे दिए हैं आपकी बातों के दरमियान में, और जो चिकन मैंने मंदी मसाला लगा के मैरिनेट किया था मैंने उसको भी रख दिया। सवैयां तो तैयार है। हाँ सवैयाँ तैयार हैं।
अब ये जो मेरे पास लेफ्ट ओवर कस्टर्ड था, मैंने जी। इसी के अंदर क्रीम मिक्स कुछ की? क्रीम ऐड की है, और अगर आपको वनीला का फ्लेवर अच्छा लगता है वनीला डालें। मैं अभी ये ठंडा नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, जी जी जी। तो मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। लेयरिंग आपने अपनी चॉइस पे करनी है, कितनी हमने आपको थोड़ा पसंद है। ठंडा करके कर लें तो बेहतर है। हाँ, थोड़ा ठंडा करें और विप क्रीम को अच्छे से विप करके, ताकि उसके ऊपर बहुत अच्छी लेयरिंग आ जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, जो हमने 2-3 दिन पहले बनाई थी मफिन्स वगैरह, तो मफिन्स के अंदर जो मुझे एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी हाँ जी, कि उसमें चीनी का वो आ रहा था, क्रश जो है ना वो हो क्योंकि रही वो थी, तो हमने क्यों? ग्राइंड नहीं की हुई थी ना चीनी। अच्छा ग्राइंड और करनी और है। हमने चूंकि हम वो 1 पॉट कर रहे थे कि क्विक काम कर रहे थे ना, कि इतना टाइम नहीं होता, तो अगर आप ग्राइंड करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ग्राइंड नहीं हुई हुई हाँ, बाकी तो बहुत next फिर level आप taste था। अच्छे तरीके से उसको बीट करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छा बीट करना पड़ेगा। अच्छा, ये उसको। नजम आप देख रहे हैं हिना जो है वो लेयरिंग कर रही हैं यस और गार्निशिंग क्या मेरे ख्याल से फेस पे पहुंच हाँ, बस गार्निश कर रहे हैं और वहाँ पे चावल दम पर हैं, और वो जब चिकन हो जाएगा और चावल दम नजम, पर फिर हो आप जाएंगे। घर जाके आज ये बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं? अम्मा जी देखें और ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करवाऊँगा। खाने में नजम को खाने में ही हेल्प कराने का शौक है काफी। ये भी अच्छी बात है ना कि कोई खाना खा के अप्रिशिएट तो करे ना, अप्रिशिएट करें, दिल हाँ। बड़ा होता है। दिल बड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो ये वो कुकीज़ हैं जिसको हमने यूज़ किया था इसके अंदर, वाह। और तो ये आपकी अब हम चॉइस पे garnishing है। में use करेंगे। हाँ, आपकी चॉइस पे है, आपको मीठा कैसा पसंद है, और नट्स आपने कौन से कितने इस्तेमाल करने, और लेयरिंग कितनी देनी है। और लास्ट पे जो व्हिप क्रीम है ये मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल गर्मी की वजह से नरम हो गई है, लेकिन आप इसको जब अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ना, तो ये बहुत तो अच्छी, ये तो थोड़ी सॉलिड हो जाती है। बहुत अच्छी सॉलिड हो जाएगी। मैं इसको साइड पे रखती हूँ ठीक इस तरीके से, क्योंकि इसका एक अपना टेस्ट है। टेस्ट है। तो जो कस्टर्ड हमने बनाया था, हमने जैसे कि ईद त्यौहार है और हमने यही चीज़ की है कि एक ही रेसिपी से 2 जगह पे उसको क्रिएट कर लिया है। क्या बात, टाइम भी बच जाए और आपकी रेसिपीज भी पूरी हो जाए और डिफरेंट हो जाए। हाँ, और एक different भी ट्रेडिशनल हो जाए ना, पाकिस्तानी और क्योंकि एक कम्प्लीटली जब इंग्लिश। देखते हैं हम कि दस्तरखान पे डिफरेंट किस्म की चीजें पड़ी होती है तो बड़ा मजा आता है देखने में। और टेस्ट में भी तीनों फ़र्क हैं ये। हाँ, क्या? अच्छा, यहाँ चिकन देख लेते हैं, हो गया होगा। चिकन कुक हो गया है, तो बस इसको हम चावलों पे रखेंगे। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी क्लियर करते साथ-साथ जानी है। करते ये जाएंगे। भी हलीमा हमारे किचन का रूल है। रूल है, ठीक है। यस, चूँकि कोयले को दम देना है हमने चावलों के ऊपर रख के, ताकि थोड़ा सा स्मोक आ थोड़ा सा जाए। उसका- और अगर आपको नहीं पसंद कोयले का स्मोक, तो फिर आप बेशक मत दीजिए, आप नहीं, सिर्फ जिन इसको लोगों डायरेक्टली को रख सकते हैं। बारबेक्यू पसंद है उनको हाँ। तो जरूर पसंद क्योंकि होगा। मंदी जो है ये बनती ही ओवन के अंदर है और बड़े सही बात है। पैमाने पे होती है, तो हम इसको और- शॉर्टकट और थोड़ा सा टेस्ट देने की खातिर। और ये जो थोड़ा सा ऑयल है ये कोयले बच के ऊपर गया, डाल ये हम देंगे हाँ कोयले पे डालेंगे। एक तो ये ज़ाया नहीं होगा, और फिर उसमें जो फ्लेवर है ना, वो फ्लेम जल्दी से आ जाए। हाँ वो फ्लेम बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं ऐसे, और ढाँप देंगे इसको। और थोड़ी देर कवर कर देते हैं। क्या तो खुशबू जो है ये चावलों तो। का हाय, हाय। दम का टाइम है वो भी पूरा हो जाएगा, और ये ठीक भी है। पूरा हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या और इसके लजीज, बाद आप खाएं और एंजॉय करें। क्या खूबसूरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपने किसी की रेसिपी को फॉलो करना है तो पहले आप एग्जैक्ट सेम टू सेम वही चीजें, वही मिकदार होनी चाहिए, तभी वो चीज़ वैसे एग्जैक्ट हाँ बने। ऐसा ही है। तो कोई अगर ऐसी चीज़ मिस हो गई हो तो हमारे व्यूअर्स को बताएं। अच्छा, मैंने ये चूँकि अरेबिक हैं और अरेबिक खानों में ना वो नट्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मैंने इसमें कुछ किशमिश भिगो के रखी थी, वो भी ऊपर इस्तेमाल की है, और कुछ बादाम भी। और दूसरा ये कि वहाँ पर जायफल, जावित्री, ऑलिव्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है बहुत अरेबिक ज़्यादा, खानों में। हाँ, जैसे बहुत खबसा राइस है, तो अगर आपको फ्लेवर पसंद है ना अरेबिक का, तो फिर आपने मसाले को ध्यान से ही बनाना है, यानी इसमें आपने लाल मिर्च वगैरह मत ऐड करें। सेम कॉपी करना है। मैंने हाँ जैसे मैंने बताया है उसी तरह। बल्कि एक और करें चीज़ इसको। मेरे जहन में आ रही है जी। कि अगर हम इसको, जितना ये खूबसूरत लग रहा है मंदी, तो अगर हम इसको ना निकालें बाहर और इसको इसी तरीके से हम सामने रखें, हाँ तो ठीक है, ये हम भी खूबसूरत लग रहा हाँ है। हम ऐसे भी रख क्योंकि सकते ये हैं। माशाल्लाह से कढ़ाई भी बहुत खूबसूरत है जिसमें हाँ। बना रही थी, है ना। और अगर इसको सर्व करना है ना, तो आप इसको फिर बड़ी परात में करें, डिश के अंदर, सही जो जिसमें आप लोग आटा गूंथते हैं, उस तरह की बड़ी बड़ी अपने घर में डिशेस मिलती है ना, मर्जी है कि किस हाँ, में आपने करना है। उसमें करें, बहुत अच्छा क्योंकि- लगेगा। एज पर योर चॉइस है कि आपको जैसे Yes, अच्छा लगता exactly. है वैसे आप कर। यस यस, ट्रे में आप निकाल सकते हैं जिस तरीके से हमारे पास भी जैसे आपको पसंद ट्रेज है। मौजूद है। अच्छा, ये मैं बाकी की लेयरिंग करती हूँ, जितनी आप लेयरिंग करेंगे ना इसकी, उतना ही मजा आएगा। उतना मज़ेदार बनेगा।
अच्छा, इसमें आप चाहें तो आप मीठा बिस्किट ना लें, आप दूसरा प्लेन ले लें। मैंने इसके हाँ, लिए plain भी मिल जाता है। मीठे बिस्किट इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इसकी क्रीम में भी मीठा नहीं डाला और जो कस्टर्ड बनाया था ना वो मीठा था, तो क्रीम मीठी नहीं है, उस वो आपकी जो कुकीज़ हैं उसको बैलेंस कर देगी और जो नीचे कस्टर्ड है वो तो अपना फ्लेवर देगा ही। ठीक हो गया, और ये बहुत रिच बन गया है। और बस इसके बाद बाकी जो नट्स हैं वो गार्निश करते हैं। है ना, इसको ठंडा करके खाना है। हाँ। आजकल जो मौसम चल रहा है गर्मी का, जैसे नजम भी कह रहे हैं, तो इसको ठंडा करके खाना कितना इम्पोर्टेंट है। ठंडा कि उससे करेंगे। फिर कितना ज़्यादा और इसका फ्लेवर बढ़ेगा ही तभी, क्योंकि जितना आप ये गरम खाएंगे ना, हर डिज़र्ट गरम खाने वाला तो नहीं है। अब जो ये वर्मिसेलीज हैं ये आप जो हैं ये खा सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर आप इसको खाएंगे तो इसका बिल्कुल टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ठंडा कर दिया। जैसे हमने उमाली बनाई थी वो आप गरम ठंडी दोनों खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं। अब क्योंकि ये वाह, क्रीम बैठ रही है उमाली भी गर्मी से, बहुत तो अच्छी ये थी। सेट और आप नहीं हो लोग रही। अगेन मैं तो वो चीज़ें जो मैंने खुद ट्राई की हैं और मुझे लगता है कि सबको मेहमानों को ट्राई करवानी चाहिए, तो ईद पर आप उमाली भी बना सकते हैं। हाँ, वो भी तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। Yes. एंड इट्स डन। And it's done, और हम लोग किसी को वहाँ से उठाते हैं। यस, तो हिना बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमारे दस्तरखान से जाने के लिए। पूरा रमज़ान हम लोग सीखते रहे और आज भी 3 डिशेस मौजूद हैं। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर हमारे साथ हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद मुलाकात करेंगे। बिल्कुल जी, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे।